करो स्टार्ट। डन। स्क्रीन घुमा दो। हो गया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी सेट क्लास बाय वर्धमान जैन। दिस इज आवर रेशियो प्रोपोर्शन सेकंड क्लास। कल हमने रेशियो प्रोपोर्शन की फर्स्ट क्लास ली थी, उसमें हमने रेशियो प्रोपोर्शन का बिल्कुल बेसिक समझा था कि व्हाट आर रेशियोज, व्हाट आर प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन अभी आके सीखेंगे। प्रोपोर्शन आपके सी सेट में इतना मतलब नहीं आता, तो उसको हम थोड़ा सा अवॉइड करते हुए चलेंगे। वी विल फोकस मेनली ऑन रेशियोज। सो हमने कल सीखा था कि व्हाट आर रेशियोज। रेशियोज आर द रिलेटिविटी फैक्टर्स। लाइक परसेंटेज अपने आप में एक सेल्फ बाउंडिंग फैक्टर होता है, बट रेशियोज क्या होता है? रेशियोज एक दूसरे के हिसाब से चलते हैं, किसी ना किसी के रिलेशन से बाउंड होके चलते हैं। लाइक 3:4 हो गया तो सर A/B = 3:4। ठीक है। फिर कल हमने देखा था कि अगर 4-5 नंबर्स का रेशियोज होता है तो वो सर इक्वल रेशियोज में कैसे आता है। तो हमने ये करा था, नेबरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ाता है, A:B:C:D। अलग अलग लाइन में लिख के सर हम नेबरिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि सर अगर कोई फॉर्म 2A = 3B = 4C की फॉर्म में है तो इसका डायरेक्ट मतलब होता है कि हमें पहले उस इक्वेशन को A:B:C की फॉर्म में करना है। उसके हमने एलसीएम मेथड भी देखा था और उसमें हमने नॉर्मल मेथड भी देखा था कि अगर हम ऐसे एक पे हाथ रख लेते हैं और 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं तो कैसे कैसे आ जाता है। सो हमने बिल्कुल रेशियो का जो भी पैटर्न बन सकता था टिपिकल से टिपिकल वो सारा पढ़ लिया था। फिर हमने देखा था कि सर अगर 2 रेशियोज दे रखे हैं और कोई चीज ऐड हो रही है और वो सेम चीज ऐड हो रही है तो हम उसमें शॉर्टकट भी क्या लगता है और नॉर्मल मेथड भी क्या लगता है। अगर वो जो दोनों चीजें ऐड हो रही है वो डिफरेंट है तो शॉर्टकट मेथड क्या लगता है सर और नॉर्मल मेथड क्या लगता है। ठीक है। फिर हमने एक इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर का भी क्वेश्चंस पढ़े थे कि इनकम सेविंग एक्सपेंडिचर्स कैसे कैसे चलते हैं। अब मैं एक यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिख रहा हूँ, वो भी इसी के ऊपर है और ये आपका PYQ है। 6000 पर, और इस क्वेश्चन को अभी हमें करना है और हम देखेंगे सर हमें 45 सेकंड्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। ये रहा एक क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज वन क्वेश्चन एंड वी विल सी। ये आपका 2017 का PYQ है और अब हम देखेंगे कि सर जो भी हम चीज सीख रहे हैं अभी तक हम अपनी क्लास में, वॉट एवर लर्निंग वी आर गेनिंग फ्रॉम आवर क्लासेस, they are really useful to the main paper that is coming, main questions that are going to come in the exam, or we are just studying hypothetically or voluntarily. Okay, so this is one of the question that has come in your PYQ 2017. Read this question. The monthly income of X and Y are in ratio 4:3 and monthly expenses are in ratio 3:2. 4:3 में हमारी income है, expenses है 3:2 में. However, each saves ₹6,000 per month. What is their monthly income? हमें बताना है what is their monthly income.
कल हमने इस टाइप का क्वेश्चन करा था, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन करा था। तो सर या तो एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट मैनुअल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपने एक इजी फास्ट अप्रोच बताई थी उससे कर सकते हैं। तो अब जब हमने सारी अप्रोच सीखी थी तो उसका फायदा क्या होता है फास्ट अप्रोच और मैनुअल अप्रोच का, यह भी आपको इस क्वेश्चन के थ्रू पता लग जाएगा। कल भी हमने सेम इसी टाइप के क्वेश्चन करे थे कि सर अगर मैनुअल अप्रोच हो मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई 4:3, तो अगर मैं सर इनकम को बेस बना रहा हूं तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर सर। तो सर ये कितना हुआ 4x अपॉन 3x माइनस 6000 इज इक्वल्स टू सर 3y बाय 2y, और y से y कट जाएगा। इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। जो भी x की वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। 4x और 5x 4x और 3x में हमारी इनकम आ जाएगी दोनों की, राइट। यही हमने चीज सीखी थी, मैनुअल मेथड इजी मेथड आराम से सॉल्व हो सकता है। अब यहाँ से एक और चीज सीखी थी सर, अगर हमें एक्सपेंडिचर को बेस बनाना हो तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग इज इक्वल्स टू इनकम करके कर सकते हैं। बट सर जब ये एग्जाम में आया और आप लोग यहाँ पे पढ़े हुए हो तो इसे मैं 45 सेकंड्स के अंदर कैसे कर सकता हूँ, 45 सेकंड्स या 30 सेकंड्स के अंदर कैसे कर सकता हूँ कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरा आंसर आ गया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और मेरा आंसर आ गया। तो मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी अगर रेशियो में इक्वल का फर्क है, मतलब सर ये रहा इनकम के हैं 4:3 एक्स और वाई का, राइट, और ये रहा सर एक्सपेंस में कितने का फर्क है 3, एक्सपेंस का रेशियो कितना है सर 3:2, ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर पहले क्वेश्चन नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट नोट डाउन दिस क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस बाय योर ओन। 1 की वैल्यू क्या आई, और तो फिर 4 की वैल्यू कितनी आई 24,000, 3 की वैल्यू कितनी 18,000, तो कितना हुआ 30 सेकंड में क्वेश्चन। कैसे देखेंगे अभी हम देखेंगे सर कैसे हुआ, अभी देखेंगे। फर्स्ट राइट डाउन दिस क्वेश्चन, राइट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हो गया। अब जो फास्ट अप्रोच हमने पढ़ी थी, अभी तुम नीचे का भूल जाओगे तो मैनुअल से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया। फास्ट अप्रोच जो हमने पढ़ी थी कल, द टाइप वन इफ यू आर गोइंग टू रिवाइज फ्रॉम योर नोट्स यू विल सी टाइप 1 क्वेश्चंस। टाइप 1 में क्या थे सर, अगर एक रेशो का दूसरे रेशो में सेम डिफरेंस है 4 - 3 इक्वल्स टू 1, 3 - 2 इक्वल्स टू 1, तो सर उस 1 की वैल्यू कितनी है, उस 1 की वैल्यू सर कितनी है 6000। क्यों सर, इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो कितना आएगा सर, सेविंग आएगा, और इनकम में से मैं एक्सपेंडिचर माइनस कर रहा हूं मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू मी इनकम में से एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है सर 1, अकॉर्डिंग टू मी इनकम में से एक्सपेंडिचर की वैल्यू कितनी है सर 1, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 1 की वैल्यू कितनी है सर 6000, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस 1 की वैल्यू कितनी है सर 6000। सर जब 1 की वैल्यू 6000 आ गई तो ये 4 इनकम में कितना होगा 4 × 6000 इज इक्वल्स टू 24,000। सर 3 × 6000 इज इक्वल्स टू 18,000। तो मेरे दोनों इनकम निकल के आ गई 24,000 और 18,000। कैसे करा सर, इनकम 4:3 एक्सपेंस 3:2, जो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस है 1, जो मेरे अकॉर्डिंग डिफरेंस है 1 वो सेविंग है, और सेविंग कितनी दे रखी है 6000। दिस इज टाइप 1 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन जो हमने सीखा था कि सर अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो जो सेम अमाउंट है वही इक्वल हो जाता है। अगर जैसे ये 4:3 में 1 आ रहा है 4 - 3 इक्वल्स टू 1, यहाँ पे 1 नहीं आ रहा होता, 3 - 2 नहीं होता है, 3 - 1 होता, तो क्या करते इनके डिफरेंस को ऊपर मल्टीप्लाई, इनके डिफरेंस को नीचे मल्टीप्लाई, फिर रेशो इक्वल हो चुके होते, फिर डायरेक्ट हम सॉल्व कर देते। तो अब ये हम टाइप सीखते क्यों है सर, ये वाला मेथड सीखते क्यों है, कंपटीशन पेपर में वो क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम करता है कि हमारा जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो जाए। तो जब कोई
एजुकेटेड बंदा, कोई जो जिसने सारे कॉन्सेप्ट सीख रखे हैं, वो पढ़ेगा इसे, तो वो सबसे पहले देखेगा 4 - 3 = 1, 3 - 2 = 1 और 1 की वैल्यू 6000, बिना क्वेश्चन उठाए वो डायरेक्ट देखेगा ये रहा 24,000, ये रहा 18,000 आंसर। और यहीं पे जिसने सीखा नहीं होगा वो कम से कम 2 मिनट लगा देगा, 2 से 2.5 या 3 मिनट दे देगा कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा या समझ नहीं आया क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ कॉन्सेप्ट हेल्प अस। 3 मिनट का या 4 मिनट का क्वेश्चन कितने सेकंड में हो गया? 30 सेकंड्स में, कि सर देखते ही आंसर आ गया, देखते ही। तो इसलिए टॉपर्स होते हैं कि बस वो देखते जाते हैं और आंसर आता जाता है, कि कॉन्सेप्ट इतने इनग्रेन्ड हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव पेपर, ये तुम्हारा PYQ ही है, 2017 PYQ। तो कॉम्पिटिशन पेपर में क्वेश्चन ही इस तरीके से आते हैं, ठीक है। हुआ ये? अगर एक बार ये अप्रोच लिखनी है या सॉल्व करनी है तो कर लो, अदरवाइज आज हम अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर न्यू कॉन्सेप्ट, एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ये रेशियो प्रोपोर्शन के अंडर ही आता है, एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं इसका नाम है। और ये तुम्हारे PYQs में ऑलमोस्ट हर एक साल में 1 या 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, हर साल में 2 क्वेश्चन आते हैं। तो रेशियो प्रोपोर्शन का ही कॉन्सेप्ट होता है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, बट इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी आती है। लैंग्वेज ट्रिकी होती है कि सर जो इंग्लिश लिखा हुआ होता है ना, वो समझ नहीं आ रही होती क्या इंग्लिश लिखी है, तो उसी इंग्लिश को हम इजिली कैसे डिकोड कर सकते हैं वो आज सीखेंगे, ठीक है। एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट। बोलो। 2 से इक्वल करते, 2 से इक्वल करते, हाँ। 5, 4, 3 और 2 ये बोल रहे हो। इनका डिफरेंशियल कितना है? 2। इनका भी डिफरेंशियल कितना है? 2। तो हमारे हिसाब से 2 की वैल्यू कितनी है? 6000। तो 1 की वैल्यू कितनी हुई सर? 3000। तो ये कितना हुआ? 5 × 3000 15,000। ये कितना हुआ? 4 × 3000 12,000। तो ये दोनों इनकम हो गए फिर। हाँ बोलो बोलो बोलो। नहीं, क्या मैं समझा नहीं, वापस बोलो। 5 और 7 और ठीक है। अब हमें वर्टिकल डिफरेंस देखना है, वर्टिकल डिफरेंस। अगर वर्टिकल डिफरेंस इक्वल नहीं आ रहा तब हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस की मल्टीप्लाई ऊपर और इसकी डिफरेंस की मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, समझे? पहले 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2। क्या? अब बोलो, मैं पर्सनली बता दूंगा, ठीक है क्या चीज है। अभी मैं भी डायरेक्ट समझ नहीं पा रहा कि तू बोलने की कोशिश क्या कर रहा है। ये लो, अब क्या करेंगे? 5 - 3 = 2, 7 - 6 = 1। अब ये डिफरेंस अलग अलग है, तो क्या करेंगे? इन डिफरेंस को सेम बनाया जाएगा। कैसे बनाएंगे सर? 3 6 - 3 कितना होता है? तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करा दो। 7 - 5 कितना होता है? तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई करा दो। अब एक बार मल्टीप्लाई करा के लिखो। 5 3 जा 15, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 15 में से 6 गए 9, 21 में से 12 गए 9, हो गया इक्वल। अब हमारे 9 की वैल्यू होगी 6000। दिस वाज टाइप 2 एंड दिस वाज टाइप 1, ठीक है, आया समझ में? चलो एज रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्या होता है ये जो एज रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ना, अपनी लैंग्वेज की टेक्निकलिटी या फिर ट्रिकीनेस की वजह से बहुत हार्ड हो जाते हैं और मोस्टली बच्चे अवॉइड करके आते हैं। हमें अवॉइड नहीं करना। ये अगेन हमारे लिए क्वेश्चन जो होगा 1 मिनट के अंडर या फिर 1.5 मिनट के अंडर सॉल्व होने वाला क्वेश्चन होगा, बहुत इजीली, बहुत आराम से। तो एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का हम सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि बेसिक्स क्या है। एक ये नॉर्मल क्वेश्चन है अभी, ठीक है। क्वेश्चन के थ्रू ही हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिक्स क्या है, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नालिनीज यंगर ब्रदर इज 12 years old। पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं कि सर क्वेश्चन में बंदे कितने हैं, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में कितने वेरिएबल्स, उनको वेरिएबल्स बोल लो, उनको ह्यूमन बोल लो, उनको बंदे बोल लो, कुछ भी बोल लो। अगर हम एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट करते हैं तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ह्यूमन ही होगा, कोई ना कोई होगा। तो यहाँ पे कितने बंदे हुए सर? एक तो नालिनी की बात हो रही है, तो एक है नालिनी,
दूसरा क्या है सर, नालिनीज यंगर ब्रदर। और क्या मुझे यंगर ब्रदर का नाम दे रखा है? नहीं सर, तो मैं एक लिख लेता हूँ ब्रदर। एक तो नालिनी है और एक ब्रदर है। नालिनीज यंगर ब्रदर इज 12 years old, ठीक है सर। इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ नालिनी टू डेथ ऑफ हर ब्रदर इज 7:6, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज इज 6 years hence। क्वेश्चन है, भारी क्वेश्चन है, अभी थोड़ा ट्रिकी लग रहा है कि सर क्या क्या बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब बिल्कुल बेसिक समझते हैं कि ये क्वेश्चंस होते कैसे हैं। ये तो हो गए सर वेरिएबल्स कि कौन कौन से मुझे कितने बंदे दे रखे हैं। वेरिएबल्स, एक है नालिनी, दूसरा है उसका ब्रदर, ठीक है। इनको क्वेश्चंस को क्या करते हैं, पहले बेसिक समझो, बिल्कुल बेसिक्स को अंडरस्टैंड करो। देखो इन क्वेश्चंस का एक रेफरेंस पॉइंट चलता है। रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है सर, वो रेफरेंस पॉइंट अगर हमें एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ तो वो सर होती है प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज मतलब आज के दिन में उसकी कौन सी एज हो सकती है, टुडेज एज, ठीक है। वो प्रेजेंट एज मेरे अकॉर्डिंग हमेशा 0 होती है। प्रेजेंट एज मेरे अकॉर्डिंग हमेशा 0 होती है। मतलब सर मैं जो भी, ये क्वेश्चन होता है डायग्राम से होता है, मैंने बोला था कि मैं डायग्राम से सिखाने वाला हूँ सर। एक ही डायग्राम ये बनाया हमने, ये डायग्राम है, ये क्या है सर डायग्राम। इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ लिखे जाते हैं, वेरिएबल्स यहाँ लिखे जाएंगे। यहाँ पे कौन कौन है सर, एक तो नालिनी है और एक है उसका ब्रदर, ठीक है, लिख दिए सर। अगर यहाँ पे 3 होते तो 3 लिख देते, अगर यहाँ पे 4 बंदे होते तो 4 लिख देते। अगर इफ वी हैव 5 पीपल हियर देन वी कैन राइट 5 पीपल हियर, ठीक है सर। ऐसा हो गया, बीच में लाइन खींच ली। ये जो 0 है ना, ये जीरो हमेशा मेरी प्रेजेंट एज होगी। व्हाट इज माई प्रेजेंट एज राइट नाउ, व्हाट इज नालिनीज प्रेजेंट एज राइट नाउ, व्हाट इज हर ब्रदर्स प्रेजेंट एज राइट नाउ, ओके। अब इसको P लिख लेते हैं, प्रेजेंट। अब अगर क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है कि 6 साल पहले, क्वेश्चन मुझे बोल रहा है 6 years ago, ठीक है। अभी ये भी तुम लिखोगे, इधर देखो। अगर पास्ट की बात होती है तो पास्ट में क्या क्या रेफरेंस पॉइंट यूज होते हैं, अगो यूज होगा, एक तो 6 years बैक यूज होगा, और क्या यूज होता है बताओ, हेंस आगे कर ले होता है। अगर पास्ट की बात होती है तो मैं क्या बोलूंगा, 6 years ago I was ब्ला ब्ला ब्ला, 6 years back I was this, या फिर और कुछ बोल सकते हैं? नहीं सर, 6 years before, 6 years before भी बोल सकते हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब सर अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो फ्यूचर में क्या क्या बोल सकते हैं, 6 years later, 6 years after, 6 years hence, 6 years in future, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, 6 years in future बोल सकते हैं। तो सर पहले ये तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये सारे वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं। अगर मुझे ये बोल रहा है कि 6 years ago, इसका मतलब आज से 6 साल पहले, 6 years back आज से 6 साल पहले, 7 years before आज से 7 साल पहले। हो रहा है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही 5 years later आज से 5 साल बाद, तो ये फ्यूचर की बात हुई। 5 years hence आज से 5 साल बाद वापस फ्यूचर की बात हुई। तो एक बार अपनी नोटबुक में ये लिखो, पास्ट और फ्यूचर के सिनोनिम्स करके लिखो, सिनोनिम्स ऑफ पास्ट एंड सिनोनिम्स ऑफ फ्यूचर, सिनोनिम्स ऑफ पास्ट एंड सिनोनिम्स ऑफ फ्यूचर। synonyms of past and synonyms of future। लिख लिया? synonyms of past, सर पास्ट में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं और फ्यूचर में क्या क्या वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, हो गया, ठीक है सर। मैं इसे अब एक बार रब कर रहा हूँ यहाँ पे, अपने नोटबुक में तुमने लिख लिया। अब सर आपने जो रेफरेंस पॉइंट बताया, ये जो चीज आपने बताई है, देखो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये मेरा प्रेजेंट है। अगर मुझे पास्ट में जाना है तो सर मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर, मेरे लिए ऊपर पास्ट होगा, और मुझे फ्यूचर में जाना है तो सर मेरे लिए नीचे फ्यूचर होगा, ठीक है। अगर मुझे पास्ट में जाना है तो मेरे लिए ऊपर पास्ट होगा, नीचे फ्यूचर होगा। सर इसका क्या मतलब है, आप क्या बताना चाह रहे हो? देखो ध्यान से देखना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर यहाँ पे अभी क्वेश्चन को भूल जाओ, अभी यहाँ पे ये लिखा है, ये P है, P मतलब प्रेजेंट, प्रेजेंट हमेशा 0 होता है, ये फ्यूचर है, ये पास्ट है। अगर मैं अजय यहाँ पे दे रखा है 6 years back, नालिनीज एज 6 years back, 6 years back, तो सर यहाँ पे जो मैं पास्ट में जाऊंगा वो क्या हो जाएगा, -6 होगा,
उसको माइनस लिखो मत लिखो, लेकिन पास्ट हुआ तो -6। अगर मैं भी बोलता हूँ नालिनीज एज 10 years लेटर, तो सर कुछ नहीं, 0 के रेफरेंस पॉइंट में यहाँ पे लिख दो +10, लिख दिया। अब सर जैसे यहाँ पे 6 लिखा ना, इसके सामने 2 विंडो ओपन हो गई। 6 साल पहले नालिनी की क्या एज होगी और उसके ब्रदर की क्या एज होगी? सर जो आज 0 रहता है, 0 के सामने हमेशा प्रेजेंट एज की 2 विंडो ओपन रहती है कि नालिनीज की आज क्या एज है और नालिनीज के भाई की आज क्या एज है। सर 10 years आगे की बात हो रही है, तो नालिनी के सामने 2 वापस फ्यूचर के आगे 2 वापस विंडो ओपन हो गई कि 10 साल बाद 10 year इन फ्यूचर नालिनी की क्या एज होगी और उसके भाई की क्या एज होगी। ये एक टेबल फॉर्म आ गई, ठीक है। अब हमारा काम क्या होता है? बस सर इस टेबल को भरना ही हमारा काम होता है। जो भी सारा काम होगा बस इस टेबल को भर के हमें आंसर निकालना काम होगा, ठीक है। ये तो अभी मैंने ऐसे समझाया, क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। क्वेश्चन के थ्रू समझे? ठीक है सर। ये तुम्हें जस्ट एक रेफरेंस पॉइंट देना था। सर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं, नालिनी एंड ब्रदर। वापस टेबल बनाते हैं सर। ये रहा नालिनी और ये रहा ब्रदर। आपने बोला सबसे पहले 0 क्रिएट कर लो, 0 क्रिएट कर लिया। 0 क्या शो करेगा सर? प्रेजेंट। अब देखो, नालिनीज यंगर ब्रदर इज 12 years ओल्ड। आज की बात हो रही है। नालिनीज यंगर ब्रदर आज कितना है सर? 12 years ओल्ड है नालिनीज यंगर ब्रदर, क्योंकि मुझे और कुछ नहीं दे रखा। अगर मुझे दे रखा होता पास्ट में, फ्यूचर में, कुछ नहीं, लेकिन कुछ भी नहीं दे रखा तो हम मानेंगे आज। नालिनीज का ब्रदर की एज कितनी है आज सर? 12। पी है भी मेरे पास सर 2 ही विंडो ओपन है, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर की बात नहीं करी, ठीक है सर। इफ द रेशियो ऑफ द एज ऑफ नालिनी टू दैट ऑफ हर ब्रदर इज 7:6, क्या मतलब हुआ सर? सर अगर नालिनी और उसके ब्रदर की एज का रेशियो 7:6 है, 7:6 है, तो एक बात बताओ, रेशियो तो हमेशा सेम ही रहेगा। रेशियो सेम की तरीके से चलता है। मतलब वो ये बोल रहा है कि सर आज उसकी ब्रदर की एज 12 है और रेशियो के टर्म्स में वो 6 है, तो 6 से 12 पे कैसे आते हैं? इनटू मल्टीप्लाई बाय 2। अगर देखो नालिनी और ब्रदर को ऐसा मानो, जब भी मैंने रेशियो पढ़ाया मैंने क्या बोला है, अगर क्वेश्चन में कोई स्टैटिक वैल्यू है तो x मान लो हाथों हाथ रेशियोज में। तो नालिनी की 6x है तो उसके ब्रदर की कितनी है? सॉरी, नालिनी की 7x है तो उसके ब्रदर की कितनी है सर? 6x। ये दे रखी क्वेश्चन में, ठीक है सर। सर लेकिन एक और चीज है, जो ये 6x की वैल्यू भी दे रखी है। ये लिखा है ना नालिनीज यंगर ब्रदर इज 12 years ओल्ड, तो सर ब्रदर का दे रखा है 6x इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कराता हूँ 7 into 2 तो कितना हुआ? 14 हुआ। तो सर मतलब नालिनी की आज की एज कितनी है? 14 एज हुई नालिनी की आज की, ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 year hence। अब क्या बोल रहा है सर? 6 साल बाद, 6 साल बाद उन दोनों की एज का रेशियो क्या होगा, ठीक है। आज की एज कितनी है सर? 14 और 12। मैंने बोला है हेंस का मतलब होता है इन फ्यूचर, हेंस मींस इन फ्यूचर। तो आई वुड टेक प्लस कितना, प्लस कितना, +6, राइट। तो सर 14 + 6 कितना हुआ? 20। 12 + 6 कितना हुआ सर? 18। सो क्या ये उन दोनों की एज का रेशियो है? नालिनी और उसके ब्रदर की एज का रेशियो 6 साल बाद, 6 साल बाद कितना है सर? 20:18। क्या ये और शॉर्ट हो सकता है? हो सकता है सर। 10:9 अगर मैं 2 से डिवाइड करा दूं, क्या और शॉर्ट हो सकता है? नहीं सर। सो व्हाट इज माय फाइनल आंसर? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 6 year hence? 10:9। समझ में आया सर कैसे करा? वी हैव टू मेक दिस डायग्राम। कोई भी एज का क्वेश्चन आ जाए सर, सबसे पहले ये डायग्राम बनेगा, उस डायग्राम के बाद कोई ना कोई बात होगी, बट ये डायग्राम बनेगा। जैसे +6 लिखा तो सर मेरी एक विंडो यहाँ पे भी ओपन हो गई। अगर यहाँ पे एक और रेफरेंस पॉइंट होता कि 8 साल पहले, तो मैं क्या लिखता सर? -8 और मेरी 2 विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती। समझ में आ रहा है? इसके क्वेश्चन इतने इजी अब तुम्हें लगने लगेंगे ना, एक बार बस। फिर इंग्लिश कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर इंग्लिश भारी है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस अपना टेबल भरना है। आई हैव टू फिल माई टेबल ओनली, वॉट एवर दैट इंग्लिश मैटर्स, इट डोंट गोइंग टू अफेक्ट मी। समझ में आया ये क्वेश्चन? ये डायग्राम बनाओ अपने में, जो जो मैंने पॉइंट बोला है वो लिखो। सबसे पहले राइट डाउन द सिनोनिम्स ऑफ पास्ट एंड फ्यूचर, यू हैव ऑलरेडी रिटन डाउन। देन मेक दिस टाइप ऑफ अ टेबल, write down all the variables that you are going to take, supposed to be written here,
All the variables that you are going to take supposed to be written here only, above the top of the table. Then on the vertical line, on the left side of the vertical line, in the middle you write 0, that describes present age. In the downside of 0, this is future, and on the upside of 0 there is past. On the downside of 0 there is future, on the upside of 0 there is past. Okay? इस क्वेश्चन में पास्ट की बात नहीं हुई है, इसलिए हम कर ही नहीं रहे. ये तुम्हारे हैंडआउट में ये क्वेश्चन, ठीक है? हुआ? क्वेश्चन समझ में आया? एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें कि सर क्या क्या होता है. वापस इसके क्वेश्चन के थ्रू ही समझेंगे हम. अगेन वी आर गोइंग टू लर्न through the help of question only. All these questions that I am solving right now here are given in your ratio and proportion sheets. The ratio of first question को समझेंगे, then we will break this question into Hindi, then we will try to learn. The ratio of present age of two brothers is 1:2. Variables कितने हैं? Two brothers. सर दो वेरिएबल की बात हो रही है. प्रेजेंट एज की बात हो रही है. प्रेजेंट एज क्या डिनोट करता है सर? P. प्रेजेंट एज मतलब सर P. वेरिएबल्स कितने हैं सर? वेरिएबल्स हैं सर टू वेरिएबल्स. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स आर इज 1:2. सर उन दोनों की एज जो है वो 1:2 में दे रखी है. दे आर गिवन इन द रेशियो ऑफ 1:2. और बोल रखा है सर 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3. 5 साल पहले. 5 साल बैक का क्या मतलब होता है सर? पास्ट. 5 साल पहले द रेशियो वाज 1:3. 1:3 था. अब पूछ रहे सर व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years. आफ्टर का क्या मतलब है सर? इन फ्यूचर. सर फ्यूचर में 5 साल बाद कितनी होगी? फ्यूचर में 5 साल बाद कितनी होगी? राइट? ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले क्या बोला सर मैंने? वेरिएबल लिखो कौन कौन है. 2 ब्रदर्स है, तो क्या मुझे नाम दे रखा है ब्रदर का? नहीं. तो एक को तो मान लेते हैं सर B1 और एक को मान लेते हैं B2. ठीक है, ठीक है सर. अब वापस सर हम टेबल बनाते हैं अपनी. ये रही मेरी टेबल. B1 और B2 वेरिएबल्स यहाँ पे लिखते हैं. वी आर गोइंग टू राइट वेरिएबल्स हियर. यहाँ पे सर 0 लिख लेते हैं. 0 डिस्क्राइब्स प्रेजेंट. हो गया इतना. द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स इज 1:2. सर यहाँ पे 1x और 2x लिख लेते हैं. लिखने की जरूरत भी नहीं है. 1x वैसे 1 लिख सकते हो, 1:2 लिख सकते हो, तो x अपने माइंड में रखना. अदरवाइज 1x और 2x. एंड 5 years बैक द रेशियो वाज 1:3. 5 year बैक का क्या मतलब हुआ सर? यहाँ पे इस लाइन में ऊपर की तरफ कहीं पे भी, तो ये 5 होगा माइनस का कि सर 5. अब इनके रेशियो कितने दे रखे हैं सर? 1y और 3y. 1y एंड 3y दे रखा है. दे रखा है ना. What will be the ratio of their age after 5 years? सर एक और. अब देखो ये जो है ना आफ्टर 5 years, देखो एक बार तुम स्टेटमेंट कंटिन्यूअस में पढ़ो खुद अपने दिमाग में पढ़ो. तो ये जो आफ्टर 5 years तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो रहा है, क्या ये -5 से 0 है या 0 से आगे 5 साल है? क्वेश्चन पढ़ो, जो बेसिक कंफ्यूजन होती है वो तुम्हारी मैं क्लियर कर रहा हूँ. द रेशियो वाज 1:3. व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years? जो द मोस्ट स्टूडेंट्स दैट विल गोइंग टू मेक दिस क्वेश्चन रॉन्ग इज दे विल अंडरस्टैंड सर हम 5 साल पहले थे, वापस 5 साल आगे आएंगे तो यही रेशियो आ गया 1:2. दे विल अंडरस्टैंड दिस कि 1:2 आ गया और ऑप्शन में होगा भी 1:2 कंफ्यूज करने के लिए. बट यहीं पे एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में मेंटर की जरूरत पड़ती है. जब भी कोई क्वेश्चन में ये लिखा होगा 5 years बैक, 6 years लेटर, 9 year hence, द रेफरेंस पॉइंट विल ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट. मतलब सर वो पास्ट से नहीं करवा रहा, वो 0 से लेके ही बोल रहा है, प्रेजेंट से लेके ही बोल रहा है. द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 years मीन्स आफ्टर 5 years फ्रॉम प्रेजेंट, आफ्टर 5 years फ्रॉम P. तो सर अब मुझे ये बताना है कि यहाँ पे ये कितना होगा, 5 साल बाद कितना होगा, ये बताना है. 5 साल बाद कितना होगा, समझ में आया यहाँ से? बिल्कुल ठीक है. सर क्या ये क्वेश्चन वही नहीं बन गया जो हमने टाइप 2 पढ़ा है? देखेंगे अभी कैसे. सर 1y को अगर मैं लिख लेता हूँ ये रहा, और मैं नीचे लिख लेता हूँ 3y. ठीक है, 1y से मुझे 1x पे जाना है, तो कितना ऐड करना पड़ेगा?
नहीं नहीं, 1y से 1x पे जाना है, मतलब सर b की एज है 5 साल पहले 1y थी, 5 अगर मैं ये देखूंगा तो 5 साल पहले 1y थी, तो 1y से मुझे 1x पे जाना है तो सर 5 ऐड करना पड़ेगा, तो 1y प्लस 5, सर ऐसे 3y प्लस 5 इज इक्वल्स टू रेशियो कितना हुआ 1x अपॉन 2x हुआ, x से x काट दो सर, काट देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कराते हैं सर, 2y प्लस 10 इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 हुआ, 2y को मैं इधर लेके आ जाता हूं तो y इज इक्वल्स टू 5 हुआ, y इज इक्वल्स टू 5 आया, इसका क्या मतलब हुआ सर, y इज इक्वल्स टू 5 का, y इज इक्वल्स टू 5 से मतलब 1 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 5, 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 15, इसका मतलब हुआ सर दोनों भाई की एज 5 साल पहले, एक की तो 5 ईयर थी और दूसरे की 15 ईयर थी, जब ये 5 साल पहले आ गया तो आज की उनकी एज कितनी है सर, आज की उनकी एज 5 में 5 ऐड कर दो, 5 में 5 ऐड करा तो सर ये हुआ 10 और ये हुआ 20 मुझसे, लेकिन सर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी देयर रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 इयर्स, तो सर 10 में 5 और ऐड करना पड़ेगा, कितना हुआ सर 15 और 25 हुआ, 15 और 25, सर अब 15 और 25 का रेशियो कितना होता है, अगर मैं इसे सबसे छोटे टर्म्स में करूं तो क्या होगा सर 3:2 हुआ, है रेशियो का ही क्वेश्चन, बट बिना टेबल के कितना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, बिना टेबल के तुम रिलेट ही नहीं कर पाओगे सर कहां से क्या कनेक्ट कर दिया, कहां से क्या कनेक्ट करा है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट अ टेबल, प्रेजेंट मानना है, प्रेजेंट के बेसिस पे पास्ट, पास्ट के बेसिस पे फ्यूचर या व्हाटएवर, और अपने टेबल्स को फिल करता हुआ जाना है बस, जहां पे भी नए नए रेशियोज आ रहे हैं वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते चले जाओ, कोई फर्क नहीं है, 2 से ज्यादा वो रेशियो कभी भी नहीं देगा तुम्हें, जैसे इस क्वेश्चन में 2 बार रेशियो दे रखे हैं, 2 से ज्यादा नहीं देगा, वो तुम लोगों के लिए काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट इस टाइप के इस हैंडल से मैं इस चीज का कितना भी भारी क्वेश्चन कर सकता हूँ, आई कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस मेथड। Write this down. Oh. हाँ, ये राजेंद्र नगर में ही चल रहा होगा, अब थोड़े दिन में देखोगे तुम वही बच्चा हट गया। मुझे क्या मतलब, मैं तो खुद ही 4 महीने बाद एमबीए करने जा रहा हूँ। चलो देखो इधर, हो गया, ये समझ में आया बिल्कुल, अभी देखते हैं कहाँ जाएगा, नहीं देखते हैं अभी, चलो मैं बदब करता हूँ इसे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ट्राई करें। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार खुद तुम ट्राई करोगे और मैं बता देता हूँ कि कुछ इसमें अटपटे चीज तो नहीं है, अदरवाइज तुम ही ट्राई करोगे। At present, the ratio of the age of Maya and Chai is 6:5, and 15 years from now, this is 15. Okay, सही तो है सर। 15 years from now, the ratio will get changed to 9:8 Maya's present ages. Do it by yourself. There is nothing hard and fast in this. और to be honest, बिना पेन पेपर के सॉल्व करो, ना तो कोई टेबल बनाओ ना कुछ करो, क्वेश्चन अंडरस्टैंड करो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो क्या बोल रहा है। एक रेशो है, एक रेशो में अगर मैं 15 ऐड कर दूं तो सर नया रेशो बन रहा है 9:8। एक रेशो है 6:5, 15 ऐड कर दूं तो 9:8 बन रहा है। 6 और 9 का डिफरेंस कितना है 3, 5 और 8 का डिफरेंस कितना है 3, तो 3 की वैल्यू कितनी हुई, 3 की वैल्यू कितनी हुई 15, 1 की वैल्यू कितनी हुई 5, ये कितना हुआ 30, ये कितना हुआ 25। Maya's present age is 30। होते हैं क्वेश्चन बिना कुछ पेन उठाए 20 सेकंड 25 सेकंड्स में,
देखते ही यही तो होता है देखने का तरीका। आओ इधर सर, दिस बिलोंग्स टू टाइप 1 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन, टाइप 1 ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन। ठीक है सर, क्या बोला है सर? माया, अगर इसको वैसे भी करते हैं टेबल से भी, सर माया और छाया दो वेरिएबल्स है, ये दे वेरिएबल्स। आपने बोला है कि सर टेबल बनती है, टेबल बना दी। आपने बोलते हैं कि जीरो होता है प्रेजेंट, जीरो बना दिया, जीरो के आगे दो स्पेस ओपन कर दिए। दैट प्रेजेंट द रेशो ऑफ द एज ऑफ माया एंड छाया इज 6:5। सर ये 6x है और ये 5x है। If 15 years from now, what this denotes from now? Future. सर अगर मैं 15 साल आगे बढ़ा देता हूं तो सर ये दो स्पेस और ओपन हो गए। उनका रेशो कितना है सर? 9y और 8y। तो सर अब क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या हुआ सर? 6, मुझे 6x से, मुझे माया को आज से अगर 15 साल बाद जाना है तो 15 ऐड करना पड़ेगा। आज उसकी एज है 6x, 15 ऐड कर देता हूं तो सर वो 9y बन जाएगी। 6x plus 15 is equals to 9y, 5x plus 15 is equals to 8y। ठीक है सर, y से y कैंसिल कर देते हैं। अब कितना हुआ? 8 5 जा 48, 6 जा 48x प्लस 8 15 जा 8 5 जा 40 और 120 is equals to 9 5 जा 45x प्लस 9 15 जा 9 5 जा 45 4 135। तो सर ये कितना हुआ? 3x is equals to 15, x is equals to 5। इसका क्या मतलब हुआ सर कि जो प्रेजेंट एज है 6 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 30 और 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। आइए अब देखो, अगर इस मेथड से भी ये लेंथी बड़ा हल्का सा रेदर देन द फर्स्ट मेथड जो हमने सीखा, बट दिस इज द मेन अप्रोच। वो तो तुम्हें आता था और वो बाई चांस यहाँ पे लग गया, एज के कॉन्सेप्ट में टाइप 1 ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन लग गया, बट जो स्टैंडर्ड मेथड होता है ये रहा। ठीक है, अगर ये चीज समझ नहीं आई तो आस्क एनीथिंग फ्रॉम दिस कि सर ये समझ नहीं आया। इसके पहले वाले में टाइप 1 था या टाइप 2 पता नहीं क्या था, बट रेशो जब एज के क्वेश्चन आएंगे ना तो टाइप 1 टाइप 2 मत देखा करो। अगर दिख गया टाइप 1, टाइप 2 तो देखो ही मत। अगर टाइप 1 दिख गया तो हाथों हाथ कर दो, अदरवाइज इस टेबल के हिसाब से करो। टाइप 1 टाइप 2 को साइड में रख के करना है। फॉलो दिस टेबल एंड यू विल गेट योर आंसर्स इन अ वेरी फ्रीक्वेंट मैनर। ये रहा सर, 8 को उससे मल्टीप्लाई कराया, 8 को 15 से कराया, 5 को इससे मल्टीप्लाई कराया, 5 को इससे मल्टीप्लाई करा के आया, 15 को 5 से मल्टीप्लाई करा के आया। इधर उसको सर उधर माइनस में ले गए, 120 को इधर माइनस में लिया है, तो 3x इज इक्वल्स टू 15, x इज इक्वल्स टू सर 5। माया एंड छाया, दीज आर द रेशियोज, दीज आर द एजेस। नहीं समझ में आया तो बताओ। टेबल बनानी है सर, सबसे पहले वी हैव टू फॉर्म अ टेबल। ऊपर वेरिएबल्स लिखने हैं, वेरिएबल से सर नीचे 0 होगा, उसके ऊपर पास्ट होता है, उसके नीचे प्रेजेंट होता है। अब अगर मुझे एक बार एक वैल्यू मिल गई यहाँ की तो मैं कहीं पे भी घूम सकता हूँ टेबल में। कहीं पे भी कैसे घूम सकता हूँ सर? अब ये यहाँ पे इसको रब करो एक बार, ये हुआ सर 30 और 25, ये हुआ सर। अब मुझे यहाँ से यहाँ पे जाना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरी आज तो एज सर 30 है, 15 साल बाद कितनी होगी? 45। आज 25 है, 15 साल बाद कितनी होगी? 40। सर आज 30 है, 6 साल पहले कितनी होगी? 24। आज 25 है, 6 साल पहले कितनी होगी? 19। तो मेरे को एक बार एज मिलनी चाहिए किसी की, उसके बाद मैं पूरी टेबल में कहीं पे भी घूम सकता हूँ। नॉर्मल सब्सट्रैक्शन एंड नॉर्मल एडिशन, इट फॉलोज नॉर्मल सब्सट्रैक्शन एंड नॉर्मल एडिशन। हुआ ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुम कभी भी देखोगे तो हो गया ये R1 राउंड 1 क्वेश्चन। तो दैट्स हाउ कॉन्सेप्ट सीखते सीखते R1 क्रिएट होते जाते हैं कि R1 R2 कैसे आएगा सर। अगर इसी का दूसरा वाला आ जाए, यहाँ पे रेशियोज बाई चांस 9:7 होता सर, वो R2 बन जाता। होता तो सेम बट R2 बन जाता। बट मैं इससे भी कर सकता था या उस मेथड से भी कर सकता था। हाँ एग्जैक्टली, वही करते सेम। आ रही है चीज समझ में? एक बार नोट डाउन करो इसे, नोट डाउन दिस। फिर बोलते हैं कि मैथ भारी होती है, मैथ तो भारी है ही नहीं, लिमिटेड क्वेश्चंस है ना। नहीं तो पता होना चाहिए ना।
ये तुम्हें नहीं, ये बहुतों को पता नहीं है, ये 90% जनता को पता भी नहीं है कि ऐसे होता है। फिर वो क्वेश्चन को देख के देखते हैं कि सर क्वेश्चन भारी था, क्वेश्चन तो अपने आप बोल रहा है सॉल्व होना है, अब हो जाएगा ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट। फिर भी बच्चों को नहीं लाते तुम। चलो, ट्राई दिस क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 4 minutes, ट्राई दिस क्वेश्चन, बहुत ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। राइट राइट राइट, और मैं खुद किसी की क्लास में बैठा हूँ तब। चलो, खुद अंडरस्टैंड करो, बिल्कुल तुम्हारे लिए नया होगा, खुद करो क्या करना है। 4 मिनट दो, देखो ब्रेक करके तुम ब्रेक कर पाते हो, अदरवाइज मैं सिखाऊंगा क्या होगा। ये जो है 9 times older than me, 3 times of my age, ये रेशोज ही तो है। अगर 9 times older than me लिखा है तो क्या हुआ, 9x और 1x। ये लिखा है he will be 3 times of my age, मतलब y और 3y, ऐसे तो बनेगा, बस बनाओ। हो गया टेबल के थ्रू। सही है, 1:5 आंसर। करें सर, आपने बोला था जब भी एज वाला क्वेश्चन होता है तो एक सबसे पहले टेबल बनाई जाती है, हमने टेबल बना दी सर। सबसे ऊपर वेरिएबल्स लिखे जाते हैं, तो सर वेरिएबल्स लिख देते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन पढ़ा तो हमने पता लगा माई ग्रैंडफादर वाज 9 times older than me 16 years ago, फुल स्टॉप। ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 years from now। तो सर वेरिएबल्स तो 2 ही है, एक तो है सर ग्रैंडफादर और एक है मी, मेरे ग्रैंडफादर, ये ना, ठीक है सर। उसके बाद आपने बोला था ये वाली जो लेफ्ट वाली वर्टिकल लाइन होती है इसमें 0 लिखा जाता है, दैट 0 डिनोट्स प्रेजेंट, ठीक है सर। अब बताइए, माई ग्रैंडफादर वाज 9 times older than me 16 years ago। सर अगो का मतलब क्या हुआ, पास्ट। 16 years फ्रॉम प्रेजेंट, ये रहा सर -16। तो सर 2 विंडोज यहाँ पे ओपन हो गई। वो क्या बोल रहा है कि मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे 9 times older than me। तो सर अगर मैं x हूं तो मेरे ग्रैंडफादर कितने हुए, 9x। द रेशियो ऑफ ग्रैंडफादर एंड मी इज सर 9:1, ठीक है सर।
अब क्या हुआ, ही विल बी 3 times ऑफ माई एज 8 years फ्रॉम नाउ. व्हाट इज दिस नाउ? सर दिस नाउ इज ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट, ऑलवेज गोइंग टू बी प्रेजेंट, नॉट दी -16. 0 + 8 years आगे की बात कर रहा है, फ्यूचर में. इस कितने हुए सर? 3 times. तो मतलब अब ये 3y हुआ, तो सर ये y हो गया, हुआ. अब सर यही तो इक्वेशन बननी थी, बन गई. मतलब सर मुझे अब एक बात बताओ ध्यान से, 9x से, ये तो ग्रैंडफादर की एज है, ग्रैंडफादर ले लो या कोई भी ले लो सर, ग्रैंडफादर की एज ले रहा हूं मैं, मुझे 9x से 3y पे आना है. आई हैव टू कम फ्रॉम 9x to 3y. कितने का फर्क है सर बीच में? पहले तो -16, पहले यहाँ तक आने के लिए 16 ऐड करना पड़ेगा, फिर 16 के बाद सर 8 और ऐड करना पड़ेगा, तब मैं 3y पे आऊंगा, तो 24 का फर्क हुआ. मतलब सर 9x में अगर मैं 24 ऐड कर देता हूं तो सर कितना हुआ? वो 3y हो रहा है. ऐसे ही सर x में मैं 24 ऐड कर देता हूं तो वो कितना हो रहा है सर? वो y हो रहा है, हो रहा है. ठीक है सर, y से y काट सकता हूं मैं, यहीं पे काट देते हैं सर, तो ये 1 हुआ. तो ये कितना हुआ सर? 9x + 24 = 3x प्लस कितना होगा? 72. सर ये 3x इधर माइनस में चला गया, 9x - 3x = 72 - 24. सर ये हुआ 6x = 48. सर x की वैल्यू कितनी हुई? 8 5 जा 40, 8 6 जा 48. सर दिस x = 8. सर इस 8 का क्या मतलब हुआ? व्हाट दिस 8 डिनोट्स? x की वैल्यू 8 है सर, 9 × 8 = 72 and 8. The exact age of grandfather 16 years back was 72 and the exact age of me 16 years back was 8. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? The ratio of my age to that of my grandfather 8 years ago. अब देखो क्वेश्चन देखो, फुल स्टॉप के बाद 8 years ago the ratio of my age to that of my grandfather. सर सबसे पहले एक बात बताओ, 8 years ago की बात कर रहा है, वापस सर रेफरेंस पॉइंट 0 ही होता है. मतलब सर वो बोल रहा है कि अभी तक तो तुम -16 पीछे थे, वो ये पूछ रहा है माइनस जब 8 होगा तो तुम्हारे और तुम्हारे ग्रैंडफादर की एज किस रेशो में होगी. मैंने बोला सर 72 से 72 -16 है, तो मैं अगर उसमें 8 ऐड कर देता हूँ तो वो यहीं पे आ जाऊंगा सर. मैं एक विंडो और ओपन हो गई यहाँ पे -8 की, तो 72 + 8 = 80, 8 + 8 = 16. तो सर क्या एक हुआ? ग्रैंडफादर और मेरा एज का रेशो सर कितना आया? 80, इसका मतलब 5:1. ऑब्वियसली अगर मैं मी पहले लेता हूं तो मी ये रहा और ग्रैंडफादर ये रहा. हुआ? टेबल से कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व. अगर इसे अभी नॉर्मल तरीके से कर रहे होते, इक्वेशंस बना रहे होते तो हैक्टिक हो जाता सर. इसमें जो कॉम्प्लेक्स चीज थी सर ये थी 8 years ago the ratio of my age to my grandfather 8 years ago. तो सर 0 से -8 पे जाना था, 0 से -8 पे जाना था. आया समझ में? सर 0 से -8 पे जाना था, तो दैट्स व्हाई दिस हैपेंस. अदरवाइज बहुत इजी क्वेश्चन, बस ओनली थिंग ट्रिकी वाज दिस. तो सर बेसिस क्या चल रहा है कि एक ही आदमी की अलग अलग टाइम पे अलग अलग एजेस हो सकती हैं. ठीक है, एक ही टाइम पे के अलग अलग एक ही आदमी के अलग अलग टाइम पे अलग अलग एजेस हो सकती हैं. वो रेशियोज भी सर अलग अलग होंगे. फिर नोट दिस डाउन, 1 मिनट लेके नोट डाउन करो इसे. हो गया? डन? ओके सर, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. डू दिस, टेक 4 minutes. खुद ही सॉल्व करने का ट्राई करो. अगेन टेक 4 minutes, सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. रीड दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. मैं सोनू से बोला पानी देगा.
मैं भी गलत हो सकता हूँ, मैंने तो ओरली करा है। चलो सॉल्व करते हैं, क्या पता मैं भी गलत हूँ। 5:3 5:3 आ रहा है। अच्छा 4:3 आ रहा है, आपका 5:3 आ रहा है। The sum of the age of father and his son is 100 years from 100 years now. सर एक फादर है और एक सन है, उन दोनों की एज का सम 100 ईयर्स है। ये रहा फादर, ये रहा सन। सर बिल्कुल टेबल बना लेते हैं, टेबल बनाई टेबल बनाई टेबल बनाई जी। क्या बोला है सर? द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 100 ईयर्स फ्रॉम नाउ। मतलब सर यहाँ पे दो बंदे हैं, अरे इधर चलो इधर देख लो अभी। सर यहाँ पर दो बंदे हैं और उन दोनों की एज का सम कितना है? 100 है सर, ठीक है। 5 years ago, पीछे सर ये प्रेजेंट था, -5 पे चले गए। 5 years ago their age were in the ratio 2:1। मतलब सर ये 2x है और ये 1x है, ऑब्वियसली फादर ही बड़ा होगा। सर यहाँ से यहाँ आने में क्या करना पड़ेगा? +5। तो मतलब ये कितना हुआ सर? 2x + 5। ये कितना हुआ? 1x + 5। सर इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का समेशन दे रखा है मुझे। 2x + 5 + 1x + 5 = 100। 3x + 10 = 100। 3x = 90। x मतलब सर इनकी एज कितनी थी? मतलब सर इनकी एज थी 60 और 30, ठीक है। द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन आफ्टर 10 years विल बी। सर 60 और 30 थी, ठीक है। अब कितनी होगी? ठीक है सर। अब उसके बाद क्या बोल रहा है? आफ्टर 10 years। हाँ 75 और ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। वो जो मैंने 7/10 लिखा था वो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। देखो ये मिस्टेक भी होती है सर। 75 और 45 आ रही है मेरे 10 years की बैक। अगर मैं इसे ब्रेक करूंगा तो क्या आएगा? 5:3। मुझसे देखो अब एक ना एक कॉमन मिस्टेक होती है जो बच्चे क्वेश्चन में करते हैं। तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर आ गया, हो सकता है तुम्हारा बिल्कुल सही आंसर आ गया, बट ऑप्शन में दोनों है, 3:5 और 5:3 है। सर एक बात बताओ, फादर की एज तो हमेशा सन की एज से ज्यादा ही होगी। तो पूछे क्या है? द रेशियो ऑफ एज ऑफ फादर, पहले फादर पूछा है तो पहले 5:3। अगर यहाँ पे उल्टा लिखा होता द रेशियो ऑफ एज ऑफ सन इज टू फादर तो 3:5 आंसर होता। सो ऐसा होता है कभी कभार सर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद भी हम गलती कर देते हैं, क्योंकि रेशियोज तो आ गए बट क्या रेशियो पहले लिखना है और क्या रेशियो बाद में। मैं 5:3 देखूंगा, मैं हाथों हाथ 5:3 मार्क कर दूंगा, ये नहीं देखूंगा ऊपर क्या पूछा है, पहले फादर की एज या सन की एज। सो यहाँ पे ट्रैप क्रिएट होते हैं, यहाँ पे एग्जामिनर ट्रैप क्रिएट करता है। पहले तो ये क्वेश्चन नहीं देके ट्रैप क्रिएट करेगा कि जिससे ये टेबल नहीं आ रही होगी वो सॉल्व करने में टाइम लगाएगा। ऐसा नहीं है कि सॉल्व नहीं होगा, बट इतनी इजिली थोड़ी हो पाएगा फिर कि सर हमें कुछ कुछ यहाँ पे x और x मान लेते, x y मान लेते, फिर भी सर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। x और 100 - x लेके कर लेते। बट देखो एक और चीज बता रहा हूँ, मैंने क्यों नहीं लिया x और 100 - x। सर जब मुझे एक रेशियो दे रखा है ना, तो मैं उस रेशियो में प्लस माइनस ऐड करके ही अपना गेम स्टार्ट करना चाहूंगा। मैंने यहाँ पे कुछ क्यों नहीं लिखा, मैंने स्पेस ओपन छोड़ दिया था और डायरेक्ट दोनों समेशन 100 लिखा था। मैं भी यहाँ पे लिख सकता था x और 100 - x, क्यों नहीं लिखा? कि सर ऑलरेडी एक रेशियो दे रखा है जो उसके ऊपर है 2:1। 2 में +5 करूंगा ये आ जाएगा, +5 करूंगा ये आ जाएगा, और डायरेक्ट मैं 100 के इक्वल रख के x निकाल सकता हूँ। फिर मेरा क्लैरिटी हो जाएगी कि सर ये 65, 60 और 35। हाँ हाँ, तो यही तो ओरली भी यही तो होता है कि सर आज से दो बंदों का सम अगर मैं 5 करता हूँ तो 10 हो गया, 100 में से 10 माइनस कर दो तो 90 बचा, तो सर 60 और 30 ही तो होगा। फिर ऐसे ही ओरली भी यहाँ पे पहुंचते, फिर यहाँ से यहाँ पे आते। आया क्वेश्चन? राउंड 1 के क्वेश्चन हो रहे हैं नहीं हो रहे ये सब? अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, if any question of these type appears, then please don't make these questions into round 3 और round 2। ये round 1 के क्वेश्चंस हैं कि सर आज जैसे ही तो वो होता है ना कि
सर 8 मिनट में कोई बच्चा कैसे बता सकता है कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा नहीं होगा? ऐसे पढ़ के बता सकता है कि यार ये तो कॉन्सेप्ट हमने करा हुआ है, एज रिलेटेड कॉन्सेप्ट है रेशियो प्रोपोर्शन का, इसका कोई भी ट्विकी क्वेश्चन दे दो मैं कर दूंगा, क्योंकि मुझे टेबल आती है। मुझे कुछ भी यहाँ की वैल्यू दे दो, यहाँ की वैल्यू दे दो, इसकी वैल्यू दे दो, कुछ भी दे दो, मैं टेबल को फिल करना है एंड आई कैन डू दैट, आई कैन फिल दैट ब्लडी टेबल, राइट? ठीक है, नोट डाउन कर लो जिसको नहीं हुआ, 1 मिनट लेके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Do this by yourself. Do this by yourself. Take 2 to 3 minutes. Maximum. क्या होगा देखो एक बार, ओरली हो रहा है ये क्वेश्चन, टाइप 1 का क्वेश्चन है, दिख नहीं रहा क्या? जो तुम 21 कर रहे हो, 21 कहाँ से कर रहे हो? 21 कहाँ से? 3 साल बाद से कर रहे हो या प्रेजेंट से कर रहे हो? तो 21 प्लस 9 कितना होगा? हाँ, क्यों लिखा 24? देखा मिस्टेक है, क्या बोला है? प्रेजेंट का रेफरेंस पॉइंट में होता है सब कुछ, और वो क्वेश्चन में दे रखा है जो तुमने गलती करी है। नहीं 21 का डिफरेंस क्यों देखना था? जब देखो आधी स्ट्रेटेजी सही है और आधी गलत है। तुमने ये निकाल लिया कि 1 की वैल्यू 3 है, जैसे ये चीज आ गई ना 1 की वैल्यू 3 है, कुछ नहीं करना, सबसे पहले मेन एज निकाल दो, प्रेजेंट एज। तो 1 की वैल्यू 3 है तो सिर्फ प्रेजेंट एज 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 3 12, तो 9 और 12 आ गई। प्रेजेंट की एज 3 इंटू 3 9 और 4 इंटू 3 12, 9 और 12 आ गई प्रेजेंट एज। बस अब उसमें 21 साल ऐड करके रेशो निकाल दो। हर तरीके से हो सकता है। वेरिएबल्स 0, तो ये सब भी घुसना क्यों, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाना ही क्यों है? वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जितना माइंड को सिंपल रखोगे, कॉम्प्लिकेशंस ऑलरेडी अभी बहुत क्वेश्चंस में आने वाली है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज। सर क्या मुझे बॉय के नाम पता है क्या? नहीं पता सर। B1 और B2। द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज इज 3x और 4x। सर प्रेजेंट एज दे रखी है। आफ्टर 3 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज इक्वल्स टू 4:5। तो सर आफ्टर 3 years मतलब +3 यहाँ पे। सर वापस 2 विंडो ओपन हो गई। एक इनकी रेशियो क्या दे रखी है सर? 4y और 5y। सर तो 3x + 3 इक्वल्स टू 4y और 4x + 3 इज इक्वल्स टू 5y। सर y से y कट गया। 5 3 जा 15x + 15 इज इक्वल्स टू 16x + 12। सर x की वैल्यू कितनी आई? 3। सर जब x की वैल्यू 3 आ गई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सर 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12। ये सर इनकी प्रेजेंट एजेस है। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 21 years विल बी, तो सर ये आफ्टर 21 years प्रेजेंट से है, प्रेजेंट से 21 साल बाद। सर प्रेजेंट से 21 साल बाद, सर प्रेजेंट में दोनों भाई की एज 9 और 12 है,
21 साल बाद करूंगा तो +21 ये हुआ 30, सर इसमें करूंगा +21 ये हुआ 33। तो सर अगर मैं इसको शॉर्ट में बनाना चाहूँ तो 3 से डिवाइड करूँ तो 10:11 इज माई मेन आंसर। एक तो सर ये हुआ जो हमने बिल्कुल बेसिक मेथड सीखा है सर, बेसिक। अदरवाइज सर इजी कैसे हुआ सर, दोनों की उम्र 3 साल बढ़ दिया आफ्टर 3 इयर्स करके, रेशो बढ़ रहा है। 3 से 4 में कितने का फर्क है, 1 का। 4 से 5 में कितने का फर्क है सर, वापस 1 का। तो मेरा 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन का 3। तो सर जब मेरा 1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन का 3 है तो ये जो 3:4 है, तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9 और 4 × 3 इज इक्वल्स टू 12। ये मेरी सर प्रेजेंट एज आ गई ऑलरेडी, 9 और 12। अब 9 में 21 ऐड कर देंगे तो 30 और 12 में 21 ऐड कर देंगे तो 33, वापस सर वही आ गया। ठीक है, एक बार नोट डाउन करो। वो भी कर सकते हैं, उसमें तुम डिवीजन को इंक्लूड कर रहे हो, लेकिन मैं सिंपल से एक बात बता रहा हूँ ना, मैथ को करने के 1000 तरीके हैं। जो तुम्हारा तरीका है शायद तुम्हें 45 सेकंड या 1 मिनट और आगे ले जाए, जब मैं तुमने ऑलरेडी बता रहा हूँ जो सबसे कम टाइम में कर सकता है, तो फोकस ऑन दैट। कि सर ये तुम खुद सोचो कि तुम्हारे बाई चांस पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया और तुमने 40 सेकंड या 30 सेकंड में आंसर निकाल के कर दिया, तो तुम्हारा टाइम भी नहीं पता लगा और तुम्हारे 2.5 नंबर मिल गए। और ऐसे अगर 8-9 क्वेश्चन हाथ में मिल गए तो सर 25 नंबर तो ऐसे ही आ गए। चलते फिरते ही 8-9 क्वेश्चन मैथ्स के हो जाना कितनी बड़ी बात होती है। फिर रीजनिंग भी होगी, इंग्लिश भी होगी, आराम से सर 80+, 90+ बनते हुए नंबर दिखेंगे, वो भी कम टाइम में, इन अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, हो गया, सॉल्यूशन लिख लिया, क्वेश्चन भी लिख लिया, सॉल्यूशन भी लिख लिया, राइट। चलो और कोई क्वेश्चन है? चलो एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। कॉइन बेस्ड क्वेश्चंस। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है सर? रेशियो प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट हमारा एंड होने पर है, रेशियो प्रोपोर्शन सर ऑलमोस्ट एंड हो रहा है। उसमें हमने सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ लिए। कल हमने इनकम एक्सपेंस सेविंग क्वेश्चंस पढ़े थे। आज सर एज वाले भी पढ़ लिए, अभी सर कॉइन्स वाले और देख लेंगे हम, और फिर नॉर्मल जो रेशियोज के क्वेश्चंस होते हैं वो तो हमने देख ही लिए। अब जितना भी रेशियो बचा है वो या तो परसेंटेज के साथ मिलके आ जाएगा या फिर और कोई से कॉन्सेप्ट के साथ मिलके आएगा। पार्टनरशिप तो अपना एक अलग टॉपिक है। पार्टनरशिप इज अ वन सेपरेट टॉपिक, वो हम अलग से पढ़ेंगे। हाँ, वो रेशियो का एक्सटेंडेड वर्जन ही होता है वो, बट वो हम पार्टनरशिप एक बिल्कुल डिफरेंट अलग तरीके से पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप क्या होता है सर। तो पार्टनरशिप में तो बिजनेस भी मत खोलना कभी। चलो देखें अब ये वाला क्वेश्चन कैसे होते हैं, कॉइन्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, करें, क्वेश्चन को रीड करो। A bag contains coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5 in the ratio 4:5:8। सबसे पहले मतलब समझो सर, डिनोमिनेशन क्या होता है। मतलब सर मुद्रा, किस जो तुम्हारे इकोनॉमिक्स में टर्म होता है कि कुछ कॉइन्स हैं बट एक कॉइन की वैल्यू ₹1 है, मतलब वो ₹1 का सिक्का है, 1 रुपी कॉइन। दूसरे कॉइन सर ₹2 मतलब डेट इज ₹2 कॉइन, ₹2 का सिक्का है। एंड 5 रुपी मतलब 5 रुपीज कॉइन, ₹5 का सिक्का है। सर वो बोल रहे हैं कि एक बैग में ये सारे रुपए, ये सारे सिक्के इकट्ठे हैं। जैसे तुम्हारी गोलक होती थी ना बचपन में, वो 1 का सिक्का भी है, 2 का सिक्का भी है, 5 का सिक्का भी है। इन द रेशो, किस रेशो में सर? 4:5:8। मतलब क्या मुझे एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है कि वो कॉइन्स कितने हैं? नहीं सर, एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं दे रखी। हो भी सकता है सर 4 ही कॉइन हो 1 के, 5 ही कॉइन हो 2 के और 8 ही कॉइन हो 5 के। ये भी हो सकता है सर 40 कॉइन हो 1 के, 50 कॉइन हो 2 के या 80 कॉइन हो 5 के। तो रेशो के टर्म्स में दे रखा है। अगर सर ये रेशो के टर्म्स में नहीं देता और मुझे एक एक्चुअल फिगर दे देता, फिर तो सर क्वेश्चन डिराइव होने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि मैं डायरेक्ट बता देता कि कितना पैसा है, किस किस रेशो में पैसा है, ब्ला ब्ला ब्ला। उसने रेशोज में क्यों दिया? देखो अपने आप से ना, मतलब हर चीज में क्वेश्चन करा करो कि ये क्यों हो रहा है। रेशो में इसलिए दिया क्योंकि उसे क्वेश्चन फॉर्म करना था, इसलिए उसने रेशो के फॉर्म में दिया कि चलो मुझे बता दो असली में कितने रुपए कितने हैं। रेशो में देने का मतलब यही है ना कि सर वो असली पूछ रहा है। ब्रिज याद है कि सर रिलेशन दे के मुझसे एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है।
बस मुझे एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ जाना है, एग्जैक्ट वैल्यू। हाँ ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या क्या है, क्वेश्चन समझते हैं एक बार। अब बैग कंटेन्स कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 1, 2 एंड 5 इन द रेशो। ये सर सबसे पहले रुपीज 1 रुपए के कॉइन किस रेशो में है? 4। रुपीज 2 रुपए के कॉइन किस रेशो में है? 5। रुपीज 3 रुपए के कॉइन किस रेशो में है? 8 है सर, 8 रुपीज, सॉरी 5 में सर कितने हैं? 8। ठीक है सर, पहले इनको x मान लेते हैं, बिल्कुल ठीक है सर, x मान के ही करते हैं, इनको रैंडमली नहीं ले रहे। रैंडमली क्यों नहीं ले रहे कि सर मैं 4 इंटू 1 करके 4 लिख सकता हूँ, 5 इंटू 2 करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बट x मान के करते हैं अभी सर। मतलब सर 4, अगर ये 4x है 1 रुपए के कॉइन, तो 2 रुपए के कॉइन 5x है और 5 रुपए के कॉइन 8x है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, हमें वही फाइंड आउट करनी है। ठीक है सर, इफ द टोटल वैल्यू ऑफ दीज कॉइन्स इज रुपीज 432, मिल गया सर। ये जो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू थी लक्ष्मण झूला के इधर की तरफ खड़ी हुई, वो कितनी है सर? 432। सर अब एक बात बताओ, ये 432 क्या है? अमाउंट है, ये पैसा है ना, इतना पैसा है मेरे पास। कितना पैसा है सर? हाउ मच मनी डू आई हैव? दैट इज 432 रुपीज आई हैव, 432 रुपीज। सर इफ आई टेक, इफ ये, अच्छा ये कितने हैं? जैसे एक पैसा, मतलब तुम मल्टीप्लाई में कैसे करते हो? तुम्हारे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तुम्हारे पास 1 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो तुम्हारे पास टोटल कितने पैसे हुए? 10 रुपए। तो ये 10 कैसे आया सर? कितने, हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव, एक तो हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव मल्टीप्लाई बाय सर डिनोमिनेशन ऑफ कॉइन इज इक्वल्स टू रुपीज, टोटल रुपीज है। फॉर्मूला लिखो अपने नोटबुक में सबसे पहले, हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव, हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव इनटू डिनोमिनेशन ऑफ दैट कॉइन इज इक्वल्स टू रुपीज, टोटल रुपीज इज इक्वल्स टू टोटल रुपीज। ठीक है, लिख लिया फॉर्मूला। राइट डाउन दिस फॉर्मूला, हाउ मेनी कॉइन्स आई हैव इनटू डिनोमिनेशन ऑफ दैट कॉइन्स दैट इज इक्वल्स टू द टोटल मनी दैट आई हैव इन कंबाइनली टोटल मनी दैट आई हैव। ठीक है सर, अब यहाँ पे भी तो यही हो रहा है कि 1 रुपए का कॉइन कितने हैं? 4x है सर। 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? 4x है। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 5x है। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं? 5x है। सर 5 रुपए के कॉइन कितने हैं? 8x है। तो ये मेरे क्या होता है सर? इक्वल्स टू मनी। तो जो मनी है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है सर? 432। और मेरे अकॉर्डिंग मेरा मनी कितना है सर? 4x प्लस 10x प्लस 40x। मेरे अकॉर्डिंग जो मेरा मनी है 54x, 54x, उसकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है सर? 432 है सर। इससे x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। 432 डिवाइडेड बाय 54 कितना हो रहा है? तो x इज इक्वल्स टू सर 8 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ सर कि मेरे पास 1 रुपए के कॉइन कितने थे? 1 रुपए के कॉइन कितने थे सर? 4 इंटू 8 इज इक्वल्स टू सर 1 रुपए के कॉइन मेरे पास थे 32, 4 इंटू 8। सर 2 रुपए के कॉइन मेरे पास कितने हैं? 5 इंटू 8, 40 कॉइन है सर। सर 5 रुपए के कॉइन कितने हैं मेरे पास? 8 इंटू 8 इज इक्वल टू सर 64 कॉइन है 5 रुपए के। हो गया क्वेश्चन, समझ में आया? निकल के आ गया। किसका भी कोई भी पूछ ले मेरा आंसर आ जाएगा, राइट? ठीक है, एक तो बेस होता है कॉइन वाले क्वेश्चंस का, ये जो मैंने कराया। तो मेन चीज इसमें क्या होनी चाहिए सर? ये जो रेशो में है, रेशो में हमने जस्ट मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये चीज हर जगह अवेलेबल होती है, हर जगह एप्लीकेबल होती है। क्या मतलब सर? अगर कोई यूनिट है, यूनिट इंटू प्राइस इज इक्वल्स टू रेवेन्यू। ये नॉर्मल लाइफ में क्या होता है? मुझे 10 पेन खरीदने हैं और एक पेन 5 रुपए का है, तो 5 इंटू 10 इज इक्वल्स टू सर 50। अब मुझे ये दे देता है कि सर मुझे 10 पेन ही खरीदने हैं, लेकिन जो एक पेन का प्राइस है वो 5x है, तो 5x इंटू 10 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन दे रहा है 500। क्या आपके पास 500 रुपए है? तो सर मेरा क्या हुआ? x की वैल्यू कितनी आ गई सर? कैलकुलेट कर लूंगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी। मतलब अब एक पेन का प्राइस कितना हुआ सर? 50 रुपए।
तो ये जो रेशियोज चलते हैं ना, रेशियो नॉर्मल टर्म से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कॉइन्स के कॉन्सेप्ट में आराम से हो जाते हैं, क्योंकि फॉर्मूला जो मैंने लिखा है वो फॉर्मूला बोल रहा है कि तुम्हारे पास 1 रुपए का कॉइन कितने हैं, 4x है। 2 रुपए के कॉइन कितने हैं, 5x। 5 रुपए के कॉइन कितने हैं, 8x है सर। तो मल्टीप्लाई करके ही तो मैं पैसा बना पाऊंगा, तो मैंने पैसा बना दिया, ये मल्टीप्लाई करके ये बना। ठीक है, आ रहा हूं मैं उस क्वेश्चन पे। ठीक है, आया समझ में ये? चले अब आगे चले आगे। जब इन भाई साहब की बात सुन लेते हैं, एक टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं सुनो। देखो क्वेश्चन लिखा नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। आई हैव ₹1, ₹2, ₹5 coins with me, है ये? ठीक है, अब एक और लाइन लिखी होगी, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन that I have are 100. The total number of coin that I have are 100. इसका क्या मतलब हुआ बताओ? सर मेरे पास 1 रुपए के कॉइन है, मेरे पास 2 रुपए के कॉइन है और मेरे पास 5 रुपए के कॉइन है। ठीक है, लेकिन सर मेरे पास जितने भी कॉइन है, जितने भी कॉइन, मैं पैसा नहीं बोल रहा है यहाँ पे, मैं रुपीज नहीं बोल रहा हूँ कि आई हैव दिस मच रुपीज। एक तो उसने दे दिया सर द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स डेट आई हैव आर 100, और उसने एक और चीज दे दी, द टोटल मनी डेट आई हैव इज 500 एंड द कॉइन्स आर इन द रेशो ऑफ 3x, मतलब सॉरी, in the ratio of 3:2:5। अब ये क्या हुआ सर? बस तुम अभी क्वेश्चन सॉल्व करने पे ऊपर मत जाना, क्योंकि मैंने क्रिएट करा है, क्या पता इंटीजर में आंसर आए भी नहीं आए, बस तुम बेस समझना। मेरे पास 3 टाइप के कॉइन है, एक 1 रुपए का, एक 2 रुपए का, एक 3 रुपए का। ठीक है, अब ये जो मेरे पास कॉइन्स मिला के वो कितने हैं सर? 100 कॉइन्स हैं। कितने हैं मिला के सर? 100 कॉइन्स। अगर मैं एक एक कॉइन को गिनूंगा, 1 2 3 4 5, ऐसे 100 कॉइन्स हैं। सर मेरे कॉइन्स की जो टोटल वैल्यू है पैसों में, मनी में, कितनी है सर? 500 रुपए वो वैल्यू दे रखी है। तो 2 चीज हो गई सर। अगर मेरे पास 1 रुपए का कॉइन किस रेशो में है? 3:2:5 के रेशो में है। मतलब सर अगर मैं इसे 3x 2x और 5x मानता हूं, ये मेरे रेशोज है, ये कितने कॉइन्स हैं मेरे पास, ये है सर। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई पैसों में कराता हूँ, पैसों में मैं इसकी मल्टीप्लाई पैसों में करा देता हूँ, तो सर मेरे अकॉर्डिंग मेरे पास कितने पैसे हैं? 3x प्लस 4x प्लस 25x, कितना हुआ सर ये? 32x। तो जो मेरे पास पैसा है 32x, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 500। जो मेरे पास पैसा है, पैसा जो मेरे पास मनी है, वो सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है? 500। ठीक है सर, ऐसे तो x की वैल्यू आ जाएगी कि सर हो जाएगा कि तुम्हारे पास इतना 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 पैसा है। अच्छा सर एक और इक्वेशन बन सकती है यहाँ पे, वो क्या है सर? सर मेरे पास कितने कॉइन्स हैं, वो टोटल सबमिशन कितना है उनका? 100। मतलब सर अगर मेरे पास 1 रुपए के कॉइन कितने हैं? x है। अब इसको भूल जाओ। मेरे पास 2 रुपए के कॉइन कितने हैं सर? वो भी x है, या वो भी y या कुछ भी मान सकते हो। और मेरे पास 5 रुपए के कॉइन्स भी कुछ है, मतलब 1x प्लस 2x प्लस 5x। मेरे पास टोटल कॉइन कितने हैं? 100। फर्क क्या हुआ सर? जब पैसे की वैल्यू निकालेंगे, असली रुपीज निकालेंगे, रुपीज कितने हैं, तो हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं कि सर मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा, फिर मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा, फिर मल्टीप्लाई करा फिर ऐड करा। बट जब हमें कॉइन्स बताने हैं, कितने कॉइन्स हैं, मेरी जेब में, मेरे पर्स में 5 नोट है, तो ये 5 नोट तो 5 है, बट वो 5 नोट कितने पैसे हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो नोट कौन कौन से हैं। अगर 5 नोट 100 के हैं तो सर मेरे पास 500 रुपए हैं। फर्क समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सर जो मेरे 100 रुपए हैं सर, आई हैव 100 कॉइन्स, नॉट 100 रुपीज, आई हैव 100 कॉइन्स, देन दे आर इन द रेशियो सर 1x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 100 कॉइन्स आई हैव। तो 8x इज इक्वल्स टू 100। तो सर x की वैल्यू क्या होगी कि सर इतने मेरे पास 1 रुपीज के कॉइन है, इतने 2 रुपीज के कॉइन है, इतने 5 रुपीज के कॉइन है।
सो दो चीज समझ में आई। अब इसे क्वेश्चन के थ्रू रिलेट कैसे करेंगे वो हम अपनी शीट्स में देखेंगे, बट इतना बेस समझ में आया कि दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो पैसा कितना है, पैसा भी निकाल सकता हूं मल्टीप्लाई करके, एक नोट कितने हैं, कॉइन्स कितने हैं। आया समझ में? क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, बहुत इजी कॉन्सेप्ट होता है, बिल्कुल भी भारी नहीं होता, बिल्कुल भी भारी नहीं होता है। ठीक है, अभी शायद इसका यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिल जाए तो मैं तुम्हें समझा दूंगा, अदरवाइज थोड़ा आगे चलते हैं अब और कुछ नया सीखने का ट्राई करते हैं अभी। एक सेकंड रुको, ये नहीं, चलो एक तुम्हारा ये चलो अभी कोई ना पीवाई की वजह से मुझे दिख नहीं रहा, अदरवाइज तो मैं पीवाई क्यू कर रहा था, बट अभी तुम्हारा बेस समझ में आ रहा है। ठीक है, लो मेरे को शीट देना यार, कोई एक मिनट, कोई शीट दिखाना, कोई भी दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ शीट, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ शीट, इसे सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ शीट, सॉल्व दिस। क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ शीट, सॉल्व दिस। इतना टाइम मत लगाओ यार। चेक करो आंसर, मुझे नहीं पता। सही है आंसर, आंसर्स में देखो बस, ठीक है। लो मैं एक बार कर देता हूँ क्या।
क्वेश्चन नंबर 15 है ना. ₹11550 is to be divided between x, y, z such that x gets 4/5 of y share and y get 2/3 of z share. Very good, very good, very good. बताओ आप कैसे करेंगे. x को कितना मिल रहा है सर? x को मिल रहा है 4/5 of y मिल रहा है सर. अगर मुझे इसका रेशो बनाना हुआ तो y इधर चला गया तो x अपॉन y इज इक्वल्स टू 4/5. ठीक है सर, आ गया. उसके बाद सर क्या बोल रहा है? y गेट 2/3 ऑफ z शेयर. y को सर कितना मिला? 2/3 ऑफ z शेयर मिला सर. सर मैं z को यहां ले गया. ठीक है, तो y अपॉन z इज इक्वल्स टू सर कितना हुआ? 2/3 हुआ. अब सर क्या y की वैल्यू अलग अलग हो सकती है क्या सेम क्वेश्चन में? नहीं सर, नहीं हो सकती. तो क्या होगा सर? y की वैल्यू को इक्वल बनाया जाएगा. 5 एलसीएम ऑफ 5 and 2 कितना होता है? 10 होता है सर. एलसीएम ऑफ 5 and 2 10 होता है. तो सर x अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2 अपॉन 5 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 10 हो गया सर. ऐसे ही y अपॉन z इज इक्वल्स टू सर इसको 2 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 5 इज इक्वल्स टू सर 10 अपॉन 15. तो सर मेरा एग्जैक्ट रेशो एक्स वाई जेड का कंबाइनिंगली मेरा एक्स वाई जेड का रेशो कितना आया? 8:10:15 आ गया. हाँ, ₹11550 इज टू बी डिवाइडेड. सर जो मेरे अकॉर्डिंग 8:10:15 है, इसका टोटल सर मेरे अकॉर्डिंग कितना है सर? 8x प्लस 10x प्लस 15x कितना हुआ सर ये टोटल? 33x. सर 33x की एग्जैक्ट वैल्यू कितनी दे रखी है? 11550. x इज इक्वल्स टू 11550 अपॉन 33. x इज इक्वल्स टू सर पहले 11 से कर लो. कितना आ रहा है ये? 350. x की वैल्यू कितनी आ रही है सर? 350 अरे मेरे भाई मैं ओवरऑल पूछ रहा हूँ. ओवरऑल 11550 डिवाइडेड बाय 33 कितना आ रहा है? 350 आ रहा है ना. 11550 डिवाइडेड बाय 33 350 आ रहा है सर. x की वैल्यू 350 आ गई. मुझसे पूछा क्या है सर? हाउ मच मोर डज z गेट देन x. अच्छा सर एक बात बताओ, यहाँ पे ये क्या था? x रेशो y रेशो z में अगर मैं देखूं सर ये 8x ये 10x और ये 15x था सर. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर? हाउ मच मोर डज z गेट देन x. तो सर z और x में कितने का फर्क है? 15x माइनस 8x इज इक्वल टू सर 7x का फर्क है. तो मेरे पास ऑलरेडी सर x की वैल्यू आ चुकी है. x की वैल्यू कितनी है सर? 350 इंटू 7 कर दो, आंसर आ गया. हाँ मुझे पता था यही करा होगा. जो मेजर कॉमन मिस्टेक क्या आई होगी कि सर जब x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू 350 आ गया, तो सर हमने पहले x का निकाला 8 इंटू 350, फिर हमने y का निकाला 15 इंटू 350, फिर दोनों को माइनस करा. जब ये सारे टर्म्स ऑलरेडी एक ही वेरिएबल में है, x में ही है, तो सर z माइनस एक्स 15x माइनस 8x इक्वल टू 7x. अब फिर वहां पे x की वैल्यू डालेंगे. एक और स्टेप जो तुमने सीखा कि जैसे क्वेश्चन शॉर्ट कैसे होता है. वन मोर स्टेप दैट लीड्स टू अ इजीनेस ऑफ अ क्वेश्चन. क्या हुआ? नहीं हुआ? हो गया सारा? ठीक है, वेरी गुड. अब जो इसके बचे हुए क्वेश्चन है वो ट्राई करना, जो नहीं होंगे अपन बाद में डिस्कस करेंगे. अभी ऑलमोस्ट रेशियो प्रोपोर्शन हो चुका है अभी. अब जरा एपीजीपी का थोड़ा सा बेस स्टार्ट कर लेते हैं आज ही. आवाज आती है मत बोल. ठीक है, चलो आगे करें. अब रेशियो प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट हमारा डन हो गया है. अब जो भी रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के डिफरेंट हाइब्रिड क्वेश्चंस आएंगे, हाइब्रिड क्वेश्चंस, वो हम करते हुए चलेंगे. धीरे धीरे करते हुए चलेंगे. हमने ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चंस को टच कर लिया जो पीवाईक्यू में भी आ रखा है. अब हम जो मेजरली क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टाइम में रेशियो प्रोपोर्शंस में, वो क्या होंगे सर? वेरिएबल बेस्ड, हाइब्रिड एंड वेरिएबल बेस्ड. वेरिएबल बेस्ड मतलब सर अभी तो हमने रेशियोज कर लिए जिसमें वैल्यूज थी. क्या पता रेशियोज भी ऐसे हो सर जिसका रेशियो 1:2:3 की बदले दे रखा हो, A रेशियो B रेशियो C, P रेशियो Q रेशियो R. उनका क्या करेंगे? ठीक है.
एपीजीपी, एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी का मतलब है सर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अभी हम बस आज अरिथमेटिक ही पढ़ेंगे, जीपी को बाद के लिए देखेंगे, कल के लिए। आज हम मोस्टली अरिथमेटिक पे ध्यान देंगे कि सर व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। ठीक है सर, एक ये मेरे पास सीरीज लिखी हुई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन रन्स इन सीरीज। सर कोई सीरीज होगी तब जाके एपीजीपी लगता है, तब जाके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लगता है। इट वर्क्स ओवर सीरीज। सर क्या होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? सर कुछ नहीं है, जब भी तुम्हारे जो पूरी दुनिया चल रही है, अभी हमारे जितना भी मैथ्स हमने सीखा उसमें सर हमने देखा पैटर्न क्रिएट होते हैं। नंबर सिस्टम में जब हमने यूनिट डिजिट पढ़ा उसमें भी पैटर्न क्रिएट हो रहे थे सर। 2 की पावर की 2 का कितना होता है सर? 4 पैटर्न चलते हैं। ऑलमोस्ट हर जगह सर पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। स्पेशल रूल ऑफ नंबर सिस्टम पढ़ा, उसमें भी पैटर्न्स क्रिएट हो रहे थे ए। तो सर हर चीज ऑलमोस्ट पैटर्न्स पे चल रही है कि जिससे हम कुछ पता कर पाए। तो एपी जीपी का भी इनॉग्रेशन इसलिए होता है कि सर समथिंग आउट ऑफ पैटर्न। पैटर्न क्या है सर? अगर कोई भी नंबर्स मेरे आगे चल रहे हैं और उन दोनों में कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ सर? सर पहला नंबर 2 है, दूसरा नंबर 4 है, फिर उसके बाद 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, 11 12 है। इसका मतलब सर एक सीरीज है जिसमें 2 का फर्क आ रहा है। इससे माइनस करेंगे तो सर 2 भी 2 आ रहा है, इससे करेंगे सर 2, इससे करेंगे तो सर 2, फिर सर 2, फिर सर 2। तो सर इस सीरीज को मैं बोलूंगा कि दिस सीरीज इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या सर कॉमन डिफरेंस सिर्फ 2 ही आना चाहिए? नहीं, कॉमन डिफरेंस कुछ भी आ सकता है। वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है, जो चाहे आ सकता है, बट द कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, शुड बी सेम। अगर 2 आ रहा है तो 2 ही आना चाहिए। अगर -1 आ रहा है तो -1 ही आना चाहिए। मतलब सर एक तो ये है, अगर सर यहाँ पे ये लिख रखा है -11, -10, -9, -8, -7, -6 और -5, ये ऐसे मैंने से सीरीज लिख रखी है, ठीक है। इज इट इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? यस, इट इज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि सर कॉमन डिफरेंस क्या क्या है सर? कॉमन डिफरेंस इज +1। -1 में मैं क्या करूंगा कि +10 हो? +1, +1, +1, +1, +1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्या होता है सर? ये दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं सर? एपी सीरीज। एपी सीरीज के सर ये एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब सर इसमें हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। एपी के ही मैंने तुमको बोला था कि ऑलमोस्ट हम हर चीज के एसओपी सीखेंगे, बट एपी जीपी में हमें फॉर्मूले सीखने पड़ते हैं 4-5। बहुत बेसिक फॉर्मूले हैं, शायद तुमने स्कूल लाइफ में भी पढ़े होंगे, ठीक है। सर यहाँ पे अब हम स्टार्ट करते हैं। सर एपी जीपी के क्या होते हैं सर? जैसे ये है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। सर सबसे पहले तो आप एक बात बताओ, जैसे ये सीरीज चल रही है, ठीक है, ये सीरीज कितनी जाएगी मुझे वो पता होना चाहिए। तो वो सीरीज कितनी जाएगी, मतलब इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? नंबर ऑफ टर्म्स उसे लिखा जाता है n, स्मॉल n। ये जो हम चीज लिखते जा रहे हैं ना, लिखते जाना। नंबर ऑफ टर्म्स में क्या होता है सर? स्मॉल n। सर जो सीरीज स्टार्ट हुई है, जो भी सीरीज आपने क्रिएट कर रहे हो वो स्टार्ट हुई है, तो उसका फर्स्ट नंबर था वो क्या होता है सर? द फर्स्ट नंबर इज सर a, उसको हम a बोलते हैं, ठीक है सर। सर जो कॉमन डिफरेंस होता है जिसकी वजह से हमें पता लगा है कि ये एक एपी है, उसको सर हम क्या डिनोट करते हैं सर? d, स्मॉल d डिनोट करते हैं सर, ठीक है। सर उस सीरीज का लास्ट टर्म जो होता है, कि यहाँ पे सर अगर 16 बोलता मैं और यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट हुई, तो लास्ट टर्म इस सीरीज का 16 है। इसे क्या डिनोट करते हैं सर? a का बेस n, नॉट पावर, a का बेस n, ये डिनोट करते हैं सर। अब सर मुझसे ये पूछा जाए इन सबका समेशन कितना होगा? व्हाट इज गोइंग टू बी द समेशन ऑफ दिस? सर उसे डिनोट करते हैं s का बेस n, sn से, an लिखा जाता है इसे, ठीक है। ये तो सर बिल्कुल बेसिक आपने वो बता दिया कि क्या क्या इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस होते हैं। सर अब बेसिक फॉर्मूले पे चलते हैं।
अगर सर मुझसे सबसे पहला फॉर्मूला होता है सर ये an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. अब सर यहाँ पे क्या है, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज. सर ये किसका फॉर्मूला है, फाइंडिंग द लास्ट टर्म ऑफ सीरीज. मतलब सर 2 से लेके 16 है, मैं सर यूज करके देखता हूँ. तो सर 16 मुझे 16 निकालना है, मुझे 16 दे नहीं रखा कि सर लास्ट टर्म क्या है. तो मैं क्या करूंगा सर, मुझे a दे रखा है सर, a की वैल्यू है 2. सर मुझे n दे रखा है, n कितने हैं गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है सर n. तो 2 प्लस 8 माइनस 1 d कितना है सर, अगेन 2. 2 प्लस 7 इंटू 2, 2 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 16. तो सर क्या an 16 है, हाँ सर an 16 है. तो हाउ वी फाइंड द लास्ट टर्म, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. दैट्स हाउ वी गोइंग टू फाइंड द लास्ट टर्म. ठीक है. अब सर क्या इस फॉर्मूले से सिर्फ लास्ट टर्म ही निकलता है, नहीं, इस फॉर्मूले से तुम कुछ भी निकाल सकते हो. कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए, कोई भी एक वेरिएबल मिसिंग होना चाहिए और तुम कुछ भी निकाल सकते हो. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि सर इसके बेसिस पे हम कुछ भी निकाल सकते हैं. कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 4 वेरिएबल्स हैं सर इस फॉर्मूले में. कोई से भी मुझे 3 मिल जाए तो मैं चौथा निकाल दूंगा. एनी 3 if I can get, I can find out the fourth one. Any 3 I can get, I can find out the fourth one. ठीक है, आया समझ में इतना. ठीक है सर, एक बार इसे मैं हटा रहा हूँ, लिख लो, आराम आराम से लिखो, धीरे धीरे, कोई नहीं. ठीक है. ये तो सर आपने पहला फॉर्मूला लिखवा दिया an का. अब सर एक बात बताओ, अगर मुझे डायरेक्ट ये बताना है कि n क्या है, या तो मैं वैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ जो मैंने अभी ऊपर फॉर्मूला लिखवाया, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. सर एक और चीज जो यहाँ पे लिखो, चलो सर लास्ट टर्म को an के सिवाय l भी लिखते हैं. l लास्ट टर्म कैन ऑल्सो बी नोटेड डाउन एज an और l. l मीन्स सर लास्ट टर्म, l मीन्स लास्ट टर्म. सर अगर एक नंबर ऑफ टर्म्स का डायरेक्ट फॉर्मूला बनाना होता है तो वो क्या बनता है सर, l माइनस a अपॉन d प्लस 1. ये होता है सर, मेरे पास पूरी सीरीज रखी है लेकिन मुझे बताने हैं कितने नंबर हैं. जैसे जैसे सर 2 4 6 8 10 ब्ला 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 98. अब तुम्हें बताना है कि सर ये कितने नंबर है, तो तुम क्या खुद काउंट करने बैठोगे, नहीं सर. या तो मैं an वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ, अदरवाइज सर सिंपल सा है, ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. l माइनस a इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. 98 माइनस 2 कितना हुआ सर, 98 माइनस 2 अपॉन d कितना है सर, 2 प्लस 1 कितना हुआ सर, 96 प्लस डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1. 96 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है सर, 48 plus 1 is equals to, these are how many terms, 49. How many terms these are, 49. So write down this formula. If we have to find out how many number of terms are there in the arithmetic progression series, how many number of terms are there in the arithmetic progression series. ठीक है, ऐसे हो जाता है सर. This is second formula. Write this down. उसके साथ ना एग्जाम्पल पे नोट डाउन करते चलना, जिससे क्या है, भूलो नहीं कभी फिर. ठीक है, डन. रब कर दो इस चीज को. ठीक है सर, हटाते हैं एक बार. अब सर इसमें आपने ये बताया, सर इसमें एक और फॉर्मूला होता है समेशन का. समेशन का क्या फॉर्मूला होता है सर, Sn, मतलब सर सम कितना है पूरी सीरीज का. Sn इज इक्वल्स टू n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d. सर ये फॉर्मूला होता है n बाय 2, 2a प्लस n माइनस 1d. या और क्या फॉर्मूला होता है सर, n बाय 2 a प्लस l. दो फॉर्मूले होते हैं सर, दोनों सेम ही है, एक ही बात है,
क्योंकि सर 2a प्लस n माइनस 1d को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं सर, a प्लस n माइनस 1d। तो सर ये जो वैल्यू होती है a प्लस ये तो ऑब्वियसली सर an होता है, और an को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, l। तो सर a प्लस l, राइट दिस डाउन। टू ए प्लस एन माइनस 1d को अगर मुझे ब्रेक करना हुआ तो 2 बार a लिख लिया, a प्लस एन माइनस 1d। ये जो a प्लस एन माइनस 1d होता है ये अपने आप में an का फॉर्मूला होता है। तो an क्या होता है सर, an इज इक्वल्स टू l। तो सर a प्लस l बाई 2, ठीक है, ये होता है सर एक समेशन का फॉर्मूला। तो यहाँ पे सर बस AP के नॉट अभी GP, सर AP के इतने ही फॉर्मूले होते हैं, AP के इतने ही फॉर्मूले होते हैं सर अभी। मैं अब इनसे कुछ भी निकाल सकता हूँ, मैं इनसे कुछ भी निकाल सकता हूँ, राइट। अब एक और चीज देखते हैं, अभी चले आगे, इसको हटा रहा हूँ। सर एपी में कोई भी सीरीज हो सकती है, हम उसका कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत हेल्पफुल फॉर्मूले होते हैं, ये काम भी आते हैं, अच्छे खासे काम आते हैं। 16 सर अब एक चीज आप लिखो, ये अगर मुझसे ये बोला जाए कि मेरे को सीरीज नहीं दी हुई, मुझे ये लिखा जाए अज्यूम 3 numbers in AP and their sum is 36. Assume 3 numbers in AP and their sum is 36. What are those numbers? What are those numbers? एक ही क्वेश्चन है सर, इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, वापस कॉन्सेप्ट ये से लिखो। इफ वी एवर हैव टू एज्यूम 3 numbers in AP, assume 3 numbers in AP, then they always will be a minus d, a or a plus d. 3 numbers will always going to be this, a minus d, a or a plus d. If we have to assume 4 numbers, चलो पहले 3 numbers का लिखो। सर ये क्यों करते हैं हम, यही 3 नंबर क्यों एज्यूम करते हैं, यही 3 नंबर क्यों एज्यूम करते हैं सर अगर मैंने ये एज्यूम करा, अब मैं उससे बोलूं कि इसका सम 36 है, अगर मैं सर इनको सम करता हूँ, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल्स टू 36 करा, सर d से d कट गया, तो 3a इज इक्वल्स टू 36 और a इज इक्वल्स टू 12। तो पहला नंबर हुआ सर 12, दूसरा नंबर कितना हुआ सर, नहीं सॉरी, दूसरा नंबर हुआ सर यहाँ पे 10 और फिर एक और नंबर हुआ 14, ये नंबर हुए। a की वैल्यू है ना, a बीच में आया है तो a की वैल्यू 12, a माइनस डी है। सर ऐसा क्या हो सकता है कि 2 नंबर, सर अगर 2 माइनस कर दे तो हो सकता है d की वैल्यू शायद गिवन हो सकती है, हाँ d की वैल्यू मान सकते हैं कि d की वैल्यू 2 है तो हम कर सकते हैं। बट अभी जो मेन कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर, जब अजम्पशन होती है तो जब भी 3 नंबर एज्यूम करेंगे तो क्या होगा, a माइनस डी, a प्लस डी। जब भी सर 4 नंबर एज्यूम करेंगे, assuming 4 numbers, जब भी सर 4 नंबर एज्यूम करेंगे तो क्या करेंगे सर, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। एक सेकेंड रुको, शायद a माइनस 3d होता था शायद, एक सेकेंड रुको, भूल दो। हाँ तो वो सर ये होगा, सॉरी a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ये होगा सर, मैं हल्का सा कंफ्यूज हो गया। If we ever have to assume 4 numbers in AP, if we ever have to assume 4 numbers in arithmetic progression, then they are always going to be a minus 3d, a minus d, a plus d और a plus 3d। हमेशा ये नंबर होंगे वो 4। सर आप अभी क्या बोल रहे हो, ये तो बहुत वेरिएबल्स में चल रहा है, डोंट वरी, जब क्वेश्चंस करेंगे तो पता लगेगा इनकी मतलब क्या है। अभी जस्ट आप कॉन्सेप्ट लिखो।
नहीं दे यार, नहीं नहीं नहीं, एपी क्या बोलता है, कॉन्जिक्यूटिव कॉमन डिफरेंस नंबर, तू बोल सकता है 1 2 3 4 5, ये भी एक एपी है क्योंकि इसमें कॉमन डिफरेंस क्या है सर 1 का। हुआ, ये हुआ, ठीक है। अब एक और चीज, एज्यूमिंग 4 नंबर्स हो गए, जो भी आ रहा है, हाँ देख ले कैसे को, जो भी आ रहा है आगे बढ़ते हुए। अब वापिस एक और चीज, एज्यूमिंग 5 नंबर्स। सर जब एज्यूम करने हो 5 नंबर्स, दिस इज द मैक्स, इससे ज्यादा नहीं जाता कभी भी, बट सर जब भी 5 नंबर्स एज्यूम करने हैं तो क्या होता है, अगर सर हमें 5 नंबर एज्यूम करने हैं, a माइनस 2d, a माइनस d, a माइनस 2d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस, ये होते हैं सर वो 5 नंबर्स। लिखो इसे, if we ever have to assume 5 numbers in AP, ठीक है, हुआ। चलो अब देखो एक और चीज समझो, हुआ इतना के लिए, नोट राइट डाउन दिस, लिख लिया, ये चीज लिख ली। सर अब जो होता है ना, एक चीज और होती है कि सर अगर जैसे मेरी ये सीरीज है 2 4 6 8 10 12 16, सर जो फर्स्ट नंबर है उसको तो मैंने बोल दिया a इज इक्वल्स टू 2। सर जो सेकंड नंबर होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, a प्लस डी इज इक्वल्स टू 4। सर जो थर्ड नंबर होगा उसे मैं क्या बोलूंगा, a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 6। जो सर उसके अगला नंबर है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 8, a प्लस 4d इज इक्वल्स टू 10, a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12। सर ऐसे कर करके होता है। अगर मुझे कोई बोल दे सर कि योर 16th नंबर इज 32, ऐसे मुझे बोले कि यू हैव एन एपी सीरीज एंड दैट एपी सीरीज 16th नंबर इज 32, तो मैं उस 16 नंबर को ब्रेक डाउन करके कैसे लिखूंगा, a प्लस 15d की वैल्यू कितनी है सर 32, a प्लस 15d। अब फिर एक और बार वो बोल दे योर 18th टर्म इज 36 या 38, योर 18th टर्म इज 38, इसको मैं ब्रेक डाउन करके कैसे लिखूंगा, a प्लस 17d इज इक्वल्स टू 38। अब मेरे को दो इक्वेशन दी है, अब में से ये a भी निकल सकता है, d भी निकल सकता है, तो ये इनका ऐसे क्यों लिखा जाता है कि सर 16वां नंबर क्या होगा, अगर मुझे नहीं पता तो a प्लस 15d 16वां नंबर होगा। मतलब जो नंबर है उसमें से एक माइनस करके d बनता है, क्योंकि ऑलरेडी एक नंबर तो हम लेके ही चल रहे हैं, एक नंबर तो यहाँ पे हम लेके ही चल रहे हैं ना। सो ये सर ये याद करने वाली चीज होती है, बिल्कुल क्रैम्प वाले, ये भी एक फॉर्मूला ही है, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ फॉर्मूला, ठीक है। ये पूरा नहीं ये वो है, सीरीज लिखी है ना, तो मैंने सीरीज को नंबर के टर्म्स में बताया है, सीरीज को उसके टर्म्स में बताया, वेरिएबल के टर्म्स में, ठीक है। दिस इज द बेस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नहीं, जो हमने असम्पशन लिखवाई है उसमें करना इसलिए होता है कि जब कभी क्वेश्चन का फॉर्मेशन आता है ना, तो एग्जामिनर हमेशा उस तरीके से फॉर्म करके देगा जिस तरीके से वो तुम्हें ट्रैप कर सके। बट जो हमने तरीका सीखा है असम्पशन का, उसमें तुम कभी भी ट्रैप नहीं होगे, तुम डायरेक्ट आंसर निकाल के ले जाओगे, डायरेक्ट आंसर। वो तुम नॉर्मल मेथड से करोगे तो 2-3 मिनट लग रहे हैं, अपने मेथड से करेंगे तो हम वही 45 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आंसर आ जाएगा। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें सोचो ना, तुमने एज्यूम करे 5 नंबर, ठीक है, और उसका समेशन 100 दे रखा है, मैं इसको हटा दूं, ये पूरा हो गया। सर हमने एज्यूम करे 5 नंबर, तो a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d और a प्लस 4d, ये सर मैंने 5 नंबर एज्यूम करे और इनका समेशन मुझे 100 दे रखा है। तो मैं क्या लिखूंगा, 5 तो ये हुए, प्लस 2 3 6 10d ये हुए, इज इक्वल्स टू 100।
5 कॉमन लिया, a प्लस डी इज a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 100. तो a प्लस 2d है ना, यस. a प्लस 2d की वैल्यू कितनी आई सर? 20. a प्लस 2d की वैल्यू का मतलब क्या होता है? थर्ड टर्म कितना आया? 20. बट क्या मुझे फर्स्ट टर्म मिला जब तक मुझे d नहीं दे रखा होगा? तो इसलिए क्या होता है, इसलिए हम डायरेक्ट उससे करते हैं. अब यहाँ पे वापस उस पर आ जाओ. क्या लिखवाया था मैंने? 5 टर्म कौन कौन सी होती है? a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d. सर इस 2d से ये कट गया, इस d से ये कट गया, कितना बचा? 5a बचा. 5a की वैल्यू कितनी है सर? 100. क्योंकि समीशन तो 100 है ना, तो a की वैल्यू कितनी आई सर? 20. तो मुझे पहला नंबर मिल गया. अब मुझे d दे रखा होगा तो मैं आराम से पहुंच सकता हूँ कि कोई सा भी, फर्क कुछ नहीं है. हाँ, इसमें भी d है और इसमें भी मुझे d चाहिए, बट ये करना ज्यादा इजी होता है. अभी नहीं दिख रहा होगा. हाँ, उसमें यही तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ. यहाँ से फर्स्ट टर्म मिलके d से कर सकते हैं, यहाँ पे भी d मिल जाए तो मैं कर सकता हूँ. बट वो जब क्वेश्चन स्पेसिफिक आएगा, जब क्वेश्चन फ्रेमिंग में आएगा, तो वो सबसे इजी और सबसे इजी तरीके से होगा. क्यों? सोचो अब क्यों तुमने आज सीख लिया कि सर 5 टर्म का समेशन सब कुछ कट के 5a ही बचता है. 5 टर्म अगर मैंने एज्यूम करी तो उनका समेशन 5a बचता है. तो अब क्वेश्चन में लिख के आ रहा है द समेशन ऑफ 5 टर्म्स इज 200. तो तुम ये कुछ लिखोगे, तुम क्या लिख बोलोगे? सर 5a इज इक्वल्स टू 200, a इज इक्वल्स टू 40. ये भी तुम्हारे दिमाग में हो जाएगा कि सर मेरा पहला नंबर क्या हुआ? 40. फर्स्ट नंबर यहाँ पे, अरे मेरे भाई यहाँ पे नंबर एज्यूम अलग करे हैं तो यहाँ पे अलग आया है. यहाँ पे a प्लस 2d की वैल्यू 20 आई है, इसकी 20 आई है, बट वहां पर इसकी आई है 20. कुछ नहीं करना, अपने दिमाग को कंफ्यूज मत करो. 5 टर्म एज्यूम करनी है तो सर यही करनी है, बस बात खत्म. 1.5 मिनट 2.5 मिनट 4 मिनट में नहीं पहुंचना ना, 30 सेकंड 45 सेकंड पे पहुंचना है, तो यही करना है. ठीक है, ये पूरा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वेरिएबल्स में बेसिस था. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वेरिएबल्स में बेसिस था. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कल समझेंगे और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होते हैं वो करेंगे. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से ही एवरेज कॉन्सेप्ट निकल के आएगा अगला. तो हाँ, तो फिर हम उसको एवरेज के साथ कंबाइन कर देंगे. अभी तक नंबर सिस्टम, परसेंटेजेस, रेशियो, प्रोपोर्शन पूरा खत्म हो चुका है. एपी कल खत्म हो जाएगा, एपी जीपी, फिर एवरेज करेंगे और धीरे धीरे क्लास खत्म करेंगे. कल नहीं, सैटरडे संडे ऑफ. नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन. हाँ, प्रैक्टिस क्यों करनी, एक और बैच में ज्वाइन कर ले.